अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और आज हम स्टार्ट करेंगे अडोबी फ़ोटोशॉप से। और जब आप फ़ोटोशॉप को ओपन करेंगे तो इसका जो इंटरफेस है, वर्क स्पेस एरिया है, वो बिल्कुल आपको सेम लगेगा जैसे इलस्ट्रेटर का था। और काफ़ी ज़्यादा टूल्स आपको उसमें सेम नज़र आएंगे, जैसे टाइप टूल हो गया आपके पास, यहाँ पे बेसिक शेप्स के ये टूल्स हैं आपके पास, पेन टूल है, यहाँ पर लेसो टूल है, और कुछ टूल हैं जिनका नाम चेंज यहाँ पर कर दिया गया है। जैसे फॉर एग्जांपल वहाँ पे सिलेक्शन टूल होता था, यहाँ पे उसका नाम चेंज करके मूव टूल रख दिया गया। दोनों का फंक्शन ऑलमोस्ट सेम है। और इसी तरह यहाँ पर ऊपर कंट्रोल बार और लेफ्ट राइट साइड पे आपके पैलेट्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पर फोटोशॉप में भी हम टेक्निक वाइज लेक्चर्स को कवर करेंगे। जब आप टेक्निक्स को समझेंगे तो टूल्स आपके ऑटोमेटिकली उसमें कवर हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सिलेक्शन और मास्किंग से। सिलेक्शन और मास्किंग बहुत इंपॉर्टेंट है। और फोटोशॉप में जब भी आप किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होंगे, कोई इमेज एडिट कर रहे होंगे, तो उसमें आपको लाजमी सिलेक्शन और मास्किंग करनी पड़ेगी। और यहाँ पे मेरे पास काफ़ी ज़्यादा इमेजेस हैं, और इतने ज़्यादा इमेजेस पर प्रैक्टिस करने का, लेक्चर बनाने का मकसद ये है कि जब फ़ोटोशॉप में आप डिफरेंट इमेजेस पर काम करते हैं तो उसके टूल्स और टेक्निक्स तौर से चेंज हो जाते हैं। तो इसलिए उन सारे टूल्स और टेक्निक्स को कवर करने के लिए हम डिफरेंट इमेजेस पर सिलेक्शन और मास्किंग को समझेंगे। तो सबसे पहले लेट्स से मुझे इस इमेज को ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। अब फोटोशॉप में मैंने यहाँ पे कोई आर्टबोर्ड नहीं बनाया है, ठीक है। आपको फोटोशॉप में आर्टबोर्ड बनाने की ज़रूरत नहीं होती। अगर बनाना है आप बना सकते हैं, फाइल, न्यू, और वही सेम प्रोसेस है जिससे हम इलस्ट्रेटर में करते थे। नाम बेशक आप कोई सा भी चूज़ कर दें, बेशक एज इट इज़ रहने दें। और यहाँ पे डॉक्यूमेंट में आप कोई से भी यहाँ पे डॉक्यूमेंट टाइप चूज़ कर सकते हैं। अगर आपने उस चीज़ को प्रिंट नहीं करना तो आप वेब चूज़ कर लें। अगर प्रिंट चूज़ करना है आप यहाँ से कोई सा भी यूएस पेपर, इंटरनेशनल पेपर, फ़ोटो आप ये चूज़ कर सकते हैं। और जैसे अभी फॉर एग्जांपल मैं चूज़ कर लेता हूँ वेब, और यहाँ पे मेरे पास कुछ आर्टबोर्ड के साइजेस, कुछ प्रीसेट्स आ जाएंगे, उसमें से कोई सा भी आप चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आप रेजोल्यूशन को कम ज़्यादा कर सकते हैं, 72 ppi, जैसे इलस्ट्रेटर में वो नीचे आपको रेस्टर इफेक्ट्स देता था 72 ppi, वहाँ पे 150 भी था, और इसी तरह आपके पास 300 भी, आप ये भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, और बैकग्राउंड कंटेंट जो कलर है वो आप वाइट हम यहाँ पर शो हो रहा है। और यहाँ पे इमेज का जो साइज़ है वो आपको बता रहा है कितना होगा, 5.93 MB। और यहाँ पे नीचे एडवांस में हमारे पास हैं कलर प्रोफाइल्स, जिन्हें हम कलर स्पेस भी कहते हैं। और अगर मैं इसको ओपन कर रहा हूँ तो यहाँ पे मैं चूज़ कर लेता हूँ sRGB। बाय डिफ़ॉल्ट जब आप ओपन करेंगे तो ये आपके पास वर्किंग RGB sRGB ही होगी। और ये जो वर्किंग कलर स्पेसेस हैं, ये मैंने आपको इलस्ट्रेटर में जब हमने कलर स्पेसेस पे मैंने एक PDF आपके साथ शेयर की थी, उस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि ये कलर स्पेसेस होती क्या हैं, RGB क्या होती है, स्मिक क्या होते हैं, पेंटोन कलर्स क्या होते हैं। तो RGB कलर स्पेस की मज़ीद आगे टाइप्स होती हैं, जिसमें जो टाइप्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं। sRGB है, Adobe RGB 1998 है, इसी तरह प्रो फोटो RGB है। और इसमें मैंने आपको बताया था कि हर एक कलर स्पेस के एक रेंज होती है, ठीक है। तो उस रेंज को वो किससे कंपैरिजन कर रहे हैं, ह्यूमन आई जितने ज़्यादा कलर दे सकती है, ठीक है, उनके साथ ये कलर स्पेसेस को कंपैरिजन किया जाता है। तो फॉर एग्जांपल अगर हम sRGB को देखें तो ये ऑलमोस्ट लाइक 35% या 50% ये एरिया कवर करती है ह्यूमन आई के। तो जितनी ह्यूमन आई कलर्स देख सकती है उसका सिर्फ ये 35% या आई थिंक 40 या 45% इतने कलर सिर्फ sRGB कवर करती है। उससे ज़्यादा फिर Adobe RGB 1998 है, और फिर आखिर में प्रो फोटो RGB, ये ऑलमोस्ट 90% या 92% रेंज को कवर करती हैं जितनी ह्यूमन आई कलर्स को देख सकते हैं। ठीक है, तो ये भी आप चेंज कर सकते हैं। और ये आई थिंक मैंने इलस्ट्रेटर में आपको नहीं बताया, मैं फोटोशॉप में भी आपको बता दूंगा, और बाद में मैं आपको इलस्ट्रेटर में भी एट द एंड ऑफ द लेक्चर ये करके मैं आपको दिखा दूंगा। आप कलर स्पेसेस को भी चेंज कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल अभी के लिए हम इसको sRGB ही रहने देंगे। क्लिक ओके करेंगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, एक सिंपल आर्टबोर्ड बन जाएगा, और आप उसी तरह इलस्ट्रेटर की तरह यहाँ पर काम कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपने इमेज पर ही काम करना है, क्योंकि फोटोशॉप में हम मोस्टली इमेजेस को एडिट करते हैं, ठीक है, तो आपको आर्टबोर्ड बनाने की ज़रूरत नहीं, आप बाद में भी आर्टबोर्ड बना सकते हैं।
तो आप यहाँ पे सिंपल, जैसे इस इमेज पे मुझे काम करना है, मैं सिंपल इसको ड्रैग करता हूँ, फोटोशॉप में हम लेकर आएंगे और यहाँ पर ला के मैं इसको ड्रॉप करता हूँ। ठीक है, तो आपको कोई आर्टबोर्ड बनाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहें तो आप बना सकते हैं। मैं और आर्टबोर्ड टूल आपको कहाँ पे मिलेगा? मूव टूल पे अगर आप राइट क्लिक करें तो उसी के नीचे आपको आर्टबोर्ड टूल मिल जाएगा। और सिंपल अगर मैं ऐसे एक आर्टबोर्ड बना लेता हूँ तो यहाँ पे देखा लेयर्स में भी अगर आप देखें तो आपके पास यहाँ पे भी आर्टबोर्ड 1 आ जाएगा। और यहाँ पे देखा आपके पास प्लस के साइन है। जैसे फॉर एग्जांपल इसके बिल्कुल साथ मुझे न्यू आर्टबोर्ड ऐड करना है, मैं क्लिक करूँगा, एग्जैक्ट सेम विड्थ और हाइट का एक न्यू आर्टबोर्ड ऐड हो जाएगा। और इसी तरह हम उसको डिलीट भी कर सकते हैं। सिंपली मैंने इसको सेलेक्ट करके डिलीट की प्रेस कर दी और यहाँ पर हम इमेज को, जैसे मैं सिंपल इसको Ctrl+Z कर देता हूँ, अनडू कर देता हूँ, ताकि हम सिंपल इमेज पर ही काम कर सकें। और फिर भी आप इसका बाद में इमेज बना सकते हैं। इलस्ट्रेटर में क्या होता है कि हमेशा इमेज किस चीज़ का बनेगा? जो भी चीज़ आर्टबोर्ड के ऊपर होगी आर्टबोर्ड का इमेज बनेगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा इशू नहीं है, आप बेशक आर्टबोर्ड ना बनाएं, लेकिन फिर भी जब आप इसको एक्सपोर्ट सेफर वेब करेंगे तो इमेज इसका बिल्कुल ठीक बनेगा। ठीक है, और यहाँ पे लेट्स से मुझे अब इसकी कलर प्रोफाइल को चेंज करना है। कलर प्रोफाइल से क्या होता है कि हमें और ज़्यादा जो इमेज, अगर लेट्स से मैं इसको क्लोज करता हूँ, ठीक है, और ये मैं आपको यहाँ पे मैं इसको भी मिनिमाइज़ करता हूँ और यहाँ पे लेट्स से ये इमेज में फ़ोटोशॉप में लेकर आता हूँ। इसमें हमें कुछ कलर्स नज़र आ रहे हैं। ठीक है, और अगर मुझे देखना ये है कि सबसे ज़्यादा कलर्स मुझे ऑब्वियसली प्रो फोटो RGB में मिलेंगे, क्या ये इमेज उसमें भी अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा? तो अगर मैं एडिट और यहाँ पे मैं इसको असाइन प्रोफाइल करता हूँ और अभी क्या है, अगेन sRGB, ठीक है, और मैं यहाँ पे प्रोफाइल पे टिक करता हूँ और यहाँ पे मैं चूज़ कर सकता हूँ। अब यहाँ पे आपके पास डिफरेंट प्रोफाइल्स हैं, लेकिन अगेन जो जिसमें सबसे ज़्यादा कलर्स होते हैं वो कौन सी होगी? प्रो फोटो RGB। मैं इसको टिक कर दूंगा तो देखा एकदम आपका इमेज कितना वाइब्रेंट हो गया। ठीक है, और अगर मैं दोबारा से टिक करता हूँ sRGB पे तो ये बाय डिफ़ॉल्ट sRGB कलर स्पेस, यानी sRGB इतनी ज़्यादा रेंज को कवर नहीं करती। ह्यूमन आई जितने कलर्स देख सकते हैं उसकी रेंज को इतनी ज़्यादा कवर नहीं करती, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रो फोटो RGB जो कलर स्पेस है वो रेंज को उस रेंज को कवर करती है और इससे क्या होगा, इमेज एकदम आपका वाइब्रेंट हो जाएगा। ठीक है, और कई दफ़ा आपको लेस से सिर्फ इतना ही करना होता है कि इमेजेस के जो कलर्स होते हैं वो काफ़ी बाय डिफ़ॉल्ट डल होते हैं, फीके होते हैं, तो आप सिंपली ये करके देख लें, उसकी प्रोफाइल चेंज करके देख लें, तो हो सकता है सिंपल एक क्लिक से आपका काम कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो आप ये भी कर सकते हैं। मैं इसको कैंसिल करता हूँ, दोबारा से एडिट में जाते हैं और अगर आप कलर सेटिंग्स में आप जाओ और यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट वो किस में ओपन कर रहा है? sRGB में। ठीक है, तो आप यहीं पे चूज़ कर सकते हैं प्रो फोटो RGB और देन मेक श्योर कि आप इन तीनों ऑप्शंस को टिक कर दें। इससे ये होगा कि जब भी आप कोई भी इमेज ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे फोटोशॉप में तो फोटोशॉप आपसे पहले पूछेगा। ठीक है, क्योंकि मोस्टली जो इमेजेस होती हैं उनकी जो प्रोफाइल होती है वो sRGB होती है, तो प्रोफाइल मिसमैचेस, अगर प्रोफाइल मैच नहीं हो रही, क्योंकि अब आपने बाय डिफ़ॉल्ट क्या रख दी? प्रो फोटो RGB। जो वर्किंग स्पेस है वो क्या रख दी? प्रो फोटो RGB। तो अगर आप कोई इमेज फोटोशॉप में लेकर आते हैं जिसकी लस से sRGB है तो फोटोशॉप आपसे पहले पूछेगा कि प्रोफाइल मिसमैच है, इसको sRGB में ही ओपन करना है या इसको प्रो फोटो RGB में ओपन करना है, या अगर किसी की प्रोफाइल डिटेल नहीं है, नहीं पता चल रहा कि sRGB में है, प्रो फोटो RGB में है, एडोबी RGB 1998 में है, तो वो भी पहले आपसे पूछे। तो अगर मैं क्लिक ओके करता हूँ, दोबारा से इसको क्लोज करता हूँ और इसी इमेज को हम क्या करते हैं, यहाँ पे दोबारा ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं, तो अब फोटोशॉप मुझसे पहले पूछ रहा है और यहाँ पे वो क्या कह रहा है कि एम्बेडेड प्रोफाइल मिसमैच, कि जो उसकी अपनी प्रोफाइल है इमेज की वो है, वो कौन सी है? sRGB। और यहाँ पे हमने क्या सिलेक्ट कर ली? प्रो फोटो RGB। तो आपसे पूछ रहा है क्या करना है, उसको sRGB में ही ओपन करना है, एम्बेडेड प्रोफाइल में ही ओपन करना है, या उसको कन्वर्ट कर देना है वर्किंग स्पेस में। वर्किंग स्पेस हमने कौन सी चूज़ की हुई है? प्रो फोटो RGB। और मैं क्लिक ओके करूँगा तो यहाँ पे देखा कलर्स अगेन हमें काफ़ी वाइब्रेंट नज़र आ रहे हैं पहले की निस्बत। तो अगर मैं एडिट और दोबारा से असाइन प्रोफाइल, या उसको हम क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट प्रोफाइल भी कर सकते हैं। तो अगर मैं इसको कन्वर्ट टू प्रोफाइल करूं और यहाँ पे भी हम चूज़ कर सकते हैं कि हमें कौन सी चूज़ करनी है, तो अभी के लिए बल्कि यहाँ से मैं इसको कैंसिल करता हूँ और एडिट और इसको हम असाइन प्रोफाइल ही कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं जाके प्रोफाइल और प्रोफाइल में जाके मैं चूज़ कर लेता हूँ दोबारा से sRGB। तो देखा अब ये इमेज आपको काफ़ी डल नज़र आ रहा है।
ठीक है, पहले महसूस नहीं, जब फर्स्ट टाइम आपने इसको ओपन किया तब ये इशू नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन जब आपने इसकी कलर स्पेस को चेंज किया तो आपको फ़र्क उसमें साफ नज़र आया। तो कई दफ़ा आपको लिटरली यही करना पड़ता है, और इमेजेस, उस इमेज के जितने भी कलर्स होंगे बेसिकली उसमें वो आपको नज़र आना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो यही सेम चीज़ आप इलस्ट्रेटर में भी कर सकते हैं। एंड द एंड ऑफ दिस लेक्चर मैं आपको इलस्ट्रेटर में ये करके दिखा दूंगा। और एक और चीज़ इलस्ट्रेटर में रह गई थी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो है वेरिएबल्स एंड एक्शंस। और वही सेम चीज़ हम यहाँ पे भी कर सकते हैं, तो वो मैं आपको वहाँ पे करके दिखा दूंगा, क्योंकि वहाँ पे ज़रा वो चीज़ जल्दी हो जाएगी। तो चलें स्टार्ट करते हैं सिलेक्शन और मास्किंग से, और मैं अभी इसको क्लोज करता हूँ। और सबसे पहला इमेज हम ओपन कर लेते हैं माउंटेन्स का। ठीक है, और अगेन ये मैसेज आ रहा है, और अभी के लिए मैं इसको एम्बेडेड प्रोफाइल में ही ओपन कर देता हूँ। ठीक है, और अगर मैं आल्ट की प्रेस करके यहाँ पर बैकग्राउंड बेसिकली क्या है, मैं अभी क्लिक करता हूँ, पहले मैं आपको समझाता हूँ। तो आल्ट की प्रेस करके मैंने थंबनेल पे क्लिक किया तो क्या होगा, 100% जूम हो जाएगा आपका पूरा इमेज। ठीक है, और जब भी फोटोशॉप में आप फर्स्ट इमेज जब ड्रैग एंड ड्रॉप करते हो तो फोटोशॉप क्या करता है, उसको नाम दे देता है बैकग्राउंड का और उसको लॉक कर देता है। ठीक है, लॉक इसलिए कर लेता है कि आप उसकी कॉपी बना लो। हम इसको अनलॉक कर सकते हैं। अगर मैं सिंपल इस पर डबल क्लिक करूँ, सिंगल क्लिक करूँ, कंट्रोल साइन पे अनडू करता हूँ, सिंपल में एक क्लिक करूँगा तो वो अनलॉक हो जाएगी। ठीक है, आप दोबारा से उस लेयर को लॉक भी कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, तो नाम भी चेंज हो गया, लेकिन अभी के लिए मैं कंट्रोल से अनडू कर देते हैं, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। तो क्यों लॉक करता है कि अगर कोई गलती हो जाए तो एटलीस्ट आपके पास क्या हो, आपका बैकअप हो। ठीक है, तो फोटोशॉप में एक गुड प्रैक्टिस ये है कि आप क्या करें, इसकी एक डुप्लीकेट कॉपी बना लें। कॉपी पे आप काम करेंगे तो एटलीस्ट आपके पास आपका बैकअप होगा, ओरिजिनल आपका ओरिजिनल आपका इमेज आपके पास यहाँ पे सेफ होगा। तो यहाँ पे अगर मुझे इसकी कॉपी बनानी है तो मैं क्या प्रेस करूँगा, कंट्रोल जे। वहाँ पे हम कंट्रोल जे यूज़ करते हैं इलस्ट्रेटर में ज्वाइन करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं कंट्रोल जे प्रेस करूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगी, उस इमेज की एक डुप्लीकेट कॉपी आ जाएगी। ठीक है, और फिर बेशक आप बैकग्राउंड को ऑफ कर दें। ठीक है, और यहाँ पे एक चीज़ का और ख्याल रखना है कि फ़ोटोशॉप में आप जिस इमेज पे काम कर रहे होंगे या जिस लेयर पे काम कर रहे होंगे उसको आपने पहले सेलेक्ट करना है। ठीक है, मैं भी यहाँ पे आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो तो इसको हम ऐसे ही कह लेते हैं कि आपने जिस इमेज पे काम करना है उसको आपने पहले सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, इस तरह हम कर लें। उसके बाद अब फॉर एग्जांपल हमें करना क्या है कि हमें इसके बैकग्राउंड को लेट्स से रिप्लेस करना है। और लेट्स से ये जो माउंटेन है, ये वाला पार्ट जो है, ये भी मुझे नहीं चाहिए क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा फेड आउट हो रहा है। तो मुझे इसको क्या करना है, इसको रिप्लेस करना है। हम क्या करेंगे, हम खुद से स्काई बना लेंगे, ग्रेडियंट बना लेंगे और उसको इसके साथ रिप्लेस कर लेंगे। और उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, सिलेक्शन और मास्किंग करनी है। तो सबसे पहले हम सिलेक्शन बनाते हैं, फिर हम उस पर लेयर मास्क बनाते हैं। और इसमें जो लेयर मास्क है बिल्कुल सेम है जो हमने इलस्ट्रेटर में पढ़ा था, लेयर मास्क। तो सबसे पहला जो टूल है यहाँ पे वो चेक कर लेते हैं, मूव टूल हम बिल्कुल ऐसे ही यूज़ करेंगे जैसे हम सिलेक्शन टूल यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मुझे इसको मूव करना है, मैं इसको मूव कर सकता हूँ। और यहाँ पे नीचे देखा आपको चेक बॉक्सेस नज़र आ रहे हैं। चेक बॉक्सेस का मतलब यही है कि बैकग्राउंड में कोई भी पिक्सल्स नहीं है, कोई भी कलर नहीं है, क्योंकि हमने बैकग्राउंड वाले इमेज को ऑफ किया हुआ। अगर मैं इसको ऑन करूँगा तो बैकग्राउंड पे वो हमें नज़र आएगा। और इसी तरह मैं कंट्रोल सेट करता हूँ, इसको अनडू करता हूँ और फिर से कंट्रोल सेट करते हैं ताकि हम इसको दोबारा अपनी जगह पे मूव कर सकें। अब इसी तरह अगर मुझे इस इमेज को इसको स्केल अप या स्केल डाउन करना है, इसको ट्रांसफॉर्म करना है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे देखा मैंने इस टूल को सेलेक्ट किया, उससे रेलेवेंट जो ऑप्शंस थे वो यहाँ पे कंट्रोल बार में मुझे नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पे एक ऑप्शन है शो ट्रांसफॉर्म कंट्रोल्स। बाय डिफ़ॉल्ट ये ऑप्शन ऑन होता है। अगर मैं इसको भी ऑन कर दूंगा तो मुझे अगेन यहाँ पे हर इमेज के साथ क्या नज़र आएगा, बाउंडिंग बॉक्स। यानी यहाँ पर जिस इमेज को भी आप सेलेक्ट करेंगे उसका बाउंडिंग बॉक्स आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। और फिर उसी तरह जैसे हम सिलेक्शन टूल से करते थे, हम इसको स्केल डाउन और स्केल अप कर सकते हैं। ठीक है, मैं दोबारा से इसको यहाँ पे कैंसिल करता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे सबसे पहली चीज़, जैसे मैंने इसको स्केल डाउन किया, शिफ्ट की प्रेस करके मैं इसको स्केल डाउन कर रहा हूँ ताकि शेप कंस्ट्रेंट रहे, ख़राब ना हो।
अब यहाँ पे फोटोशॉप आपसे पूछ रहा है कि आपने ये जो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई की है, आपने स्केल डाउन किया है इमेज को, आपको ये ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करनी है या नहीं करनी। इलस्ट्रेटर में हमसे ये चीज़ नहीं पूछी जाती, ठीक है। तो फोटोशॉप हमसे ये क्यों पूछता है कि अगर मैं इसको कैंसिल कर दूंगा वो दोबारा से उसको अनडू कर देगा, और अगर मैं टिक पे क्लिक कर दूंगा या इंटर की प्रेस कर दूंगा तो वो क्या करेगा, इमेज को स्केल डाउन कर देगा, एज इट इज़ कर देगा। तो वो क्यों पूछता है। तो अगर मैं इसको कैंसिल करता हूँ और अब हम ज़रा जूम इन करते हैं, ठीक है। तो अगर मैं जूम इन करता जाऊँगा तो इवेंचुअली आपको क्या नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे ये छोटे छोटे से बॉक्सेस नज़र आ रहे हैं। तो ये जो स्क्वायर बॉक्सेस हैं ये बेसिकली क्या है, पिक्सल्स हैं। अब आप पिक्सल्स पे काम कर रहे हैं क्योंकि फोटोशॉप क्या है, पिक्सल बेस्ड सॉफ्टवेयर है। इलस्ट्रेटर वेक्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर है। वेक्टर वो ऐसे इमेजेस जिनको आप जितना मर्जी जूम इन कर लें वो क्रिस्टल क्लियर रहते हैं, ठीक है। लेकिन पिक्सल्स में क्या होता है कि उनकी एक लिमिटेशन होती है, उसकी रेजोल्यूशन पे वो चीज़ डिपेंड करती है। तो अगर मैं उसको जूम इन करूँगा तो डेफिनेटली मुझे ये पिक्सल्स नज़र आएंगे। तो जब आप किसी भी इमेज को स्केल डाउन करते हैं, ठीक है, तो अगर मैं इसको स्केल डाउन कर रहा हूँ दोबारा से, तो जो ही मैं एंटर की प्रेस करूँगा तो क्या क्या होगा, फोटोशॉप उसको दोबारा से रीसाइज करेगा। इमेज जो उसमें पिक्सल्स होंगे वो कंप्रेस्ड होंगे, और कंप्रेस्ड जब होंगे तो वो पिक्सल्स डिलीट हो जाएंगे। अगर वो पिक्सल जब डिलीट हो जाएंगे तो इमेज की जो क्वालिटी होगी, रेजोल्यूशन होगी, वो कम हो जाएगी, लो रेजोल्यूशन हो जाएगी। तो अगर मैं इसको टिक करता हूँ यहाँ पे तो क्या हुआ, इमेज की जो रेजोल्यूशन थी वो कम हो गई, ठीक है। अब मैं अगर इसको दोबारा स्केल अप करूँगा तो ऐसा नहीं होता कि खुद से जो पिक्सल्स हैं वो रीजनरेट हो, ऐसा नहीं होगा। तो उससे क्या होगा, जो इमेज की जो क्वालिटी होगी ना वो लो रेज होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। और अगर मैं ये बार बार करता हूँ, मैं इसको टिक करता हूँ और अभी इतना ज़्यादा हमें फ़र्क नज़र नहीं आ रहा क्योंकि इमेज वैसे अच्छी क्वालिटी का था, हाई रेज इमेज था। तो अगर मैं दोबारा से क्या करता हूँ, इसको स्केल डाउन करता हूँ, एंटर की प्रेस करता हूँ, फिर से इसको स्केल अप करूँगा, तो आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा, इमेज की जो क्वालिटी होगी वो ख़राब होना स्टार्ट हो जाएगी। और अगर हम इसको कंपेयर करें, मैं बैकग्राउंड को दोबारा से ऑन करता हूँ और जूम इन अगर हम करें तो यहाँ पे देखा, अब आपको साफ फ़र्क नज़र आ रहा है कि वो क्या कर रहा है, अपनी क्वालिटी जो है ना वो बेसिकली उसकी ख़राब हो रही है, ठीक है। तो क्यों हो रही है, क्योंकि जो पिक्सल्स हैं वो क्या हो रहे हैं, वो कंप्रेस होकर उसमें से डिलीट हो रहे हैं, ख़त्म हो रहे हैं, ठीक है। कंट्रोल Z अनडू करते रहते हैं और इसको मैं दोबारा एज इट इज़ रहने देता हूँ, ठीक है। तो इसलिए फ़ोटोशॉप आपसे पहले पूछ लेते हैं। और इसी तरह अगर आप इसको स्केल डाउन करें और फॉर एग्जांपल अगर आप टिक नहीं करते या इसको कैंसिल नहीं करते, आप कोई और टूल सेलेक्ट करेंगे तो वो अज्यूम कर लेगा कि हाँ वाकई आपने ये ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करनी है। अच्छा, जो पुराने वर्जन हैं, ठीक है, 14, 15, 16, 17, 18, इनमें आप अगर कोई और टूल सेलेक्ट करेंगे तो एकदम अलग से वार्निंग आ जाएगी और फोटोशॉप कहेगा कि पहले आप बताएं कि ये ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करनी है या नहीं करनी, ठीक है। तो जब तक आप उसमें यस नो या कैंसिल नहीं करेंगे तब तक आप कोई और काम नहीं कर सकते। तो नए वर्जन में अगर आप कोई और टूल सेलेक्ट करते हैं तो फोटोशॉप अज्यूम कर लेता है कि आपको वाकई ये ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करनी है, ठीक है। तो मैं इसको कंट्रोल Z करता हूँ, दोबारा से अनडू कर देते हैं और दोबारा से हम मूव टूल सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो मेरी पर्सनल ये प्रेफरेंस ये है कि मुझे ये शो नहीं करने, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, सिंपली इनको ऑफ कर दें। यहाँ पे मैंने इनको ऑफ कर दिया। और अब अगर आप मूव तो कर सकते हैं इमेज को, ठीक है। फिर कंट्रोल Z, दोबारा से इसको अनडू करता हूँ। तो मैं इसको रीसाइज नहीं कर सकता, ठीक है, इसको ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकता। ट्रांसफॉर्म के लिए हमेशा आपको क्या चाहिए, बाउंडिंग बॉक्स चाहिए, या यहाँ पे फोटोशॉप में हम उसको क्या कहते हैं, ट्रांसफॉर्म कंट्रोल्स चाहिए। तो अगर ये ऑप्शन ऑफ है तो फिर आप क्या कर सकते हैं, कंट्रोल T, ठीक है। या अगर आप एडिट में जाएं, यहाँ पे एडिट, और यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है फ्री ट्रांसफॉर्म का, कंट्रोल T उसकी शॉर्टकट की है। अगर मैं टिक करूँगा फिर से मेरे पास क्या आ जाएंगे, बाउंडिंग बॉक्स। मुझे अगर इमेज को स्केल डाउन करना है, मैं लेट्स से टिक कर दूंगा और वो ट्रांसफॉर्मेशन जब अप्लाई हो जाएगी उसके बाद बाउंडिंग बॉक्स दोबारा से गायब हो जाएंगे, हाइड हो जाएंगे, ठीक है। कंट्रोल Z अनडू कर देता हूँ। तो सबसे पहला जो टूल है हमारा मूव टूल, ये बिल्कुल एज इट इज़ है, सिलेक्शन टूल की तरह। तो उसके बाद अब जो हमारे नेक्स्ट जो हमारे ये 3 टूल्स हैं, और ये सब क्या हैं, ये सिलेक्शन के टूल्स हैं, ठीक है। और मैं दोबारा से Alt की प्रेस करके इसके थंबनेल पे क्लिक करता हूँ ताकि यहाँ पे वो उसको फुल 100% जूम कर दे इमेज को। अब हमने देखना क्या है,
हमने ये चीज़ चेक करनी है कि हम कौन सा टूल चूज़ करेंगे जिससे इस पार्ट की यानी स्काई की हमारी जो सिलेक्शन है वो बड़ी अच्छी हो। तो यहाँ पे जो सबसे पहला जो सिलेक्शन का टूल है हमारे पास वो कौन सा है, मार्की टूल। और अगर मैं इस पर राइट क्लिक करता हूँ तो इसमें रेक्टेंगुलर मार्की टूल, एलिप्टिकल, सिंगल रो मार्की टूल, ये करते क्या हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं रेक्टेंगुलर मार्की टूल ले लेता हूँ और यहाँ पर अगर आप देखो तो उससे रेलिवेंट यहाँ पर हमारे पास क्या आ गए, ऑप्शंस आ गए। और अगर मैं ऐसे सिलेक्शन बनाता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन गई, एक एक्टिव सिलेक्शन बन गई हमारे पास, ठीक है। अब इलिस्ट्रेटर में ये होता था कि आप किसी भी चीज़ को सिलेक्ट करते थे और फिर आप कहीं पे भी क्लिक करते थे तो वो चीज़ डी सेलेक्ट हो जाती थी। फोटोशॉप में ऐसा नहीं है, जब आप सिलेक्शन बना लेते हैं और अगर आप क्लिक करते रहेंगे तो सिलेक्शन ख़त्म नहीं होगी, वो खुद से डी सेलेक्ट नहीं होगी, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल डी, वहाँ पे हम कंट्रोल डी यूज़ करते थे लास्ट एक्शन को रिपीट करने के लिए, और यहाँ पे सेलेक्ट और यहाँ पे हमारे पास है डी सेलेक्ट, कंट्रोल डी उसकी शॉर्टकट की। अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो सिलेक्शन हमारी ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। तो दोबारा से मैं सिलेक्शन बना लेता हूँ और यहाँ पे हम सिलेक्शन को मार्चिंग आर्म्स भी कहते हैं, ठीक है। जैसे अगर आप देखो तो आपको लगेगा जैसे जो चूंटियाँ हैं वो एक लाइन में क्या कर रही हैं, मार्च कर रही हैं, चल रही हैं, ठीक है। तो उसको मार्चिंग आर्म्स भी कहते हैं जब सिलेक्शन आपकी एक्टिव होती है। और जब सिलेक्शन एक्टिव होती है, जितना एरिया सेलेक्टेड होता है आप सिर्फ उसी के अंदर काम कर सकते हैं, उससे बाहर नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे ब्रश ले लेता हूँ, ठीक है, और ब्रश का साइज़ है वो काफ़ी कम है, उसको स्केल अप करते हैं। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, राइट स्क्वायर ब्रैकेट प्रेस करता हूँ, राइट स्क्वायर ब्रैकेट से ब्रश का साइज़ बड़ा हो जाएगा और लेफ्ट स्क्वायर ब्रैकेट से उसका साइज़ छोटा हो जाएगा। तो साइज़ बड़ा कर लेते हैं ब्रश का। और यहाँ पे अगर आप देखो तो आपके पास दो कलर्स हैं, बल्कि अगर मैं सिंपल डी प्रेस करता हूँ, डेल्टा डी से डिफ़ॉल्ट कलर आ जाएंगे। और डिफ़ॉल्ट कलर्स कौन से हैं आपके, ब्लैक और वाइट। और यहाँ पे आपके पास क्या है, दो कलर शो हो रहे हैं। जो ऊपर कलर है वो है हमारा फोरग्राउंड और जो नीचे वाला कलर है वो आपका बैकग्राउंड। वहाँ पे हमारे पास क्या होता था, एक स्ट्रोक होता था और एक फिल होता था। तो यहाँ पे हम फोरग्राउंड और बैकग्राउंड कलर्स को यूज़ करते हैं और जो भी कलर ऊपर होगा बेसिकली वो कलर सिलेक्टेड है और आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कलर्स में जाऊँ, मैं कोई सा भी कलर चूज़ कर सकता हूँ। जैसा भी उसने कलर चेंज कर दिया यहाँ पे बैकग्राउंड का, और आप उसको क्या कर सकते हो, यहाँ से स्वैप भी कर सकते हो। अगर मैं एक्स प्रेस करूँगा तो कलर आपस में स्वैप हो जाएंगे। और इसी तरह अगर फॉर एग्जांपल मैं सिंपल क्लिक करूँ इस पर और कोई और कलर चूज़ कर लूँ, ओके करें, तो इस तरह भी हम कलर्स को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो जोन सा भी कलर फोरग्राउंड में होगा, ऊपर होगा, मीन के वो सिलेक्टेड है। और अभी यहाँ पे ये आगे चल के मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। तो इसकी सेटिंग्स ब्रशेस की, तो अभी के लिए जब आप फर्स्ट टाइम जैसे अगर आप फोटोशॉप यूज़ कर रहे हैं तो ये सेटिंग आपको ऐसे ही नज़र आएगी। यानी ब्लेंडिंग मोड उसका नॉर्मल है, ओपेसिटी 100, फ्लो 100। अभी आगे चल के मैं आपको उनमें डिफरेंस बताऊँगा कि ओपेसिटी और फ्लो में क्या डिफरेंस होता है। और यहाँ पे अगेन कुछ प्रीसेट्स हैं ब्रशेस के, जैसे इलस्ट्रेटर में होता था कुछ प्रीसेट्स ब्रशेस के बने हुए होते थे। तो यहाँ से हम चूज़ कर लेते हैं सिंपल एक हार्ड ब्रश। हार्ड ब्रश क्या है, जिसके जो एजेस हैं वो हार्ड है और ये जो ब्रश है इसके एजेस क्या हैं, ये सॉफ्ट है। तो हार्ड ब्रश ले लेते हैं और सिंपल अगर मैं यहाँ पर अप्लाई करता हूँ और अगर मैं यहाँ पर एज से बाहर भी जाऊँगा तो देखा मैं उसको यहाँ पर ब्रश को अप्लाई नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि जो सिलेक्शन है वो अभी आपकी एक्टिव है। तो यहाँ पर मैं जितना मर्जी यहाँ पे रफली अगर मैं यहाँ पे ब्रश अप्लाई करूँ तो वो क्या करेगा, वो यहाँ इस रेक्टेंगल शेप से बाहर नहीं निकल सकता। और अगर मैं यहाँ पे डी सेलेक्ट करता हूँ, सेलेक्ट पे जाके डी सेलेक्ट या कंट्रोल डी आप प्रेस कर लें, और अब मैं अगर इसको इस लेयर पे यूज़ करना चाहूँ ब्रश को तो मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। तो एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखनी है, जब आपकी सिलेक्शन एक्टिव होती है फोटोशॉप में तो आप उसी सिलेक्टेड एरिया के अंदर काम कर सकते हैं, उससे बाहर नहीं कर सकते। तो हम एक सेपरेट लेयर पे काम कर रहे थे तो मैं इसको सिंपली डिलीट कर देता हूँ और दोबारा से बैकग्राउंड हमारा सिलेक्टेड है, कंट्रोल जैसे दोबारा से इसकी कॉपी बना लेते हैं। और अब यहाँ पे हमने देखना ये है, और इसमें कुछ टूल्स इसके रह गए हैं, पहले हम वो भी कवर कर लेते हैं। तो जैसे मैंने एक एक्टिव सिलेक्शन बनाई और ये जो टूल्स हैं ये बिल्कुल आपको ऐसे ही लगेगा जैसे पाथ फाइंडर है, राइट। तो फर्स्ट ऑप्शन इसमें क्या है कि न्यू सिलेक्शन, यानी जब भी आप सिलेक्शन बनाएंगे तो वो पुरानी वाली सिलेक्शन को ख़त्म कर देगा और न्यू सिलेक्शन बनाएगा।
अगर आपने उसी में न्यू सिलेक्शन को ऐड करना है तो आप ऐड टू सिलेक्शन कर देंगे, तो वो क्या करेगा, उसी सिलेक्शन में ऐड करता जाएगा। अगर आपने उसको उसमें से सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस करना है, आप सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन चूज़ कर लेंगे और वो क्या करेगा, उसमें से सिलेक्शन को माइनस कर देगा। उसके बाद क्या है, इंटरसेक्ट, और जो भी पार्ट उनका इंटरसेक्ट हो रहा होगा वो सिर्फ उसको रहने देगा, बाकी सबको ख़त्म कर देगा। तो ये बिल्कुल ऑप्शन वही है जो आपने इलस्ट्रेटर में पाथफाइंडर में पढ़े थे। ठीक है, कंट्रोल डी सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद क्या है, फेदर, और अभी क्या बाय डिफ़ॉल्ट 0 पिक्सल। इट मीन्स कि जब मैं सिलेक्शन बना रहा हूँ तो जो इसके जो एजेस हैं वो काफ़ी हार्ड हैं। ठीक है, और ये चेक करने के लिए जल्दी से मैं क्या कर सकता हूँ, मैं प्रेस कर सकता हूँ क्यू से क्या होता है, क्विक मास्क मोड, ये बटन एक्टिव हो जाता है। तो जो ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो बेसिकली या एक ओवरले, यहाँ पर पूरे इमेज पे एक ओवरले का इफेक्ट शो हो जाएगा। ओवरले बेसिकली हम कहते हैं कि आपने लेट्स से रेड कलर लिया, उसको इसके ऊपर रखा, इमेज के ऊपर रखा एक सेपरेट लेयर में, और उसकी ओपेसिटी को कम कर दी। ये क्या होता है, ओवरले इफेक्ट। तो यहाँ पे आपको एक ओवरले इफेक्ट नज़र आ रहा है, और ये एरिया हमें पता चल जाता है कि ये अभी क्या है, एक्टिव सिलेक्शन एरिया है। ठीक है, और इसके अगर आप एजेस देखें तो ये क्या है, काफ़ी हार्ड एजेस हैं। तो दोबारा से मैं क्यू प्रेस करता हूँ, या सिंपली इस बटन पे अगर आप क्लिक करो और कंट्रोल डी में प्रेस करके मुझे दोबारा से क्या करना पड़ेगा, दोबारा से सिलेक्शन बनानी पड़ेगी अगर मुझे फेदर की वैल्यू को चेंज करना है। ऐसा नहीं है जैसे इलस्ट्रेटर में होता है कि आप किसी भी टूल अगर आपने उसको सेलेक्ट किया हुआ है आप उसकी वैल्यू को चेंज करोगे और यहाँ पे वो चीज़ अप्लाई हो जाएगी। नहीं, यहाँ पे ऐसा नहीं होता। तो अगर मैं कंट्रोल डी करता हूँ, मुझे पहले क्या करना पड़ेगा, फेदर की वैल्यू को चेंज करना पड़ेगा। अब मैं दोबारा से सिलेक्शन बनाता हूँ, और अभी अगर आप इसके कॉर्नर्स भी देखो तो आपको वो राउंडेड नज़र आ रहे हैं। तो इट मीन्स के जो उसके एजेस हैं वो क्या हो गए, वो सॉफ्ट हो गए, फेदर हो गए। और अगर मैं दोबारा से क्विक मास्क मोड पे क्लिक करूँगा तो देखा यहाँ पे जो एजेस हैं वो अब हमें सॉफ्ट नज़र आते हैं। ठीक है, तो दोबारा से मैं सिंपली क्यू प्रेस कर देता हूँ, कंट्रोल डी से डी सेलेक्ट, और फेदर को भी हम 0 कर देते हैं। तो बाकी भी इसी तरह एलिप्टिकल मार्की टूल वही सेम चीज़। ठीक है, अगर आपने इसमें ऐड करनी है सिलेक्शन, आप ऐड करते जाएंगे और यहाँ पे ये सिलेक्शन इस तरह बनती जाएगी। कंट्रोल डी से मैं डी सेलेक्ट करता हूँ, और यहाँ पे ये सिंगल रो, तो यहाँ पे ये आपके पास सिंपल एक सिंगल रो आ जाएगी। ठीक है, और इसको भी मैं कंट्रोल डी से, तो इन सब के जो ऑप्शन हैं वो बिल्कुल सेम है। तो फॉर एग्जांपल मुझे करना क्या है कि यहाँ पे मुझे बड़ी रिफाइंड सिलेक्शन बनानी है। तो इट मीन्स कि मैं ये जो टूल्स हैं, मार्केट जो टूल हैं, इनको मैं यूज़ नहीं कर सकता। फिर मैं बस ऑप्शन किस चीज़ का है, लेसो टूल। लेसो टूल बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमने इलस्ट्रेटर में पढ़ा था, फ्री हैंड सिलेक्शन टूल। अगर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और अगर मैं यहाँ से ऐसे सिलेक्शन बनाने बैठूँगा तो एक तो इतनी रिफाइंड सिलेक्शन नहीं बनेगी और बहुत टाइम लग जाएगा। और आपको क्या करना होता है कि जो ही मैं क्लिक छोड़ूंगा तो वो क्या करेगा, उस चीज़ की सिलेक्शन बना देगा। ठीक है, तो कंट्रोल डी सेलेक्ट, तो इट मीन्स कि मैं इसको भी यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकता। और अगर मैं यहाँ पर इसको फर्स्ट पॉइंट के साथ ज्वाइन करूँगा तो वो उतने एरिया की सिलेक्शन बना देगा, तो मैं यहाँ पे इसको भी यूज़ नहीं कर सकता। कंट्रोल डी सेलेक्ट। उसके बाद क्या है हमारे पास, पॉलीगॉनल लेसो टूल। और ये बिल्कुल ऐसे ही लगेगा जैसे आप पेन टूल को यूज़ कर रहे हो, बस इसमें क्या होता है कि हम कर्व लाइंस नहीं बना सकते। ऐसा नहीं है कि आप लेफ़्ट क्लिक करके ड्रैग करेंगे तो वहाँ पे आपको हैंडल्स मिल जाएंगे, ऐसा नहीं है। तो इसमें हमेशा आपको स्ट्रेट लाइंस ही बनानी पड़ती है। और सिलेक्शन बना के जब इसको आप फर्स्ट पॉइंट के साथ ज्वाइन करोगे तो देखा उसके नीचे एक छोटा सा सर्कल नज़र आ रहा है, इट मीन्स कि आप वहाँ पे उसको क्लोज करने जा रहे हो। तो अब सिलेक्शन आपकी एक्टिव हो जाएगी। तो इसको भी मैं यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकता। कंट्रोल डी से डी सेलेक्ट, और आपको यहाँ पे सब के जो ऑप्शंस हैं वो आपको यहाँ पे सेम नज़र आ रहे हैं। और यहाँ पे एक और ऑप्शन भी टिक होगा, एंटी अलाइज। और ये जितने भी सिलेक्शन के टूल्स हैं उसमें यहाँ लाजमी आपको ऑप्शन मिलेगा, और ये आप इसको अगर ये टिक नहीं है तो इसको आप लाजमी टिक कर देना। तो बेसिकली क्या होता है, जो एजेस होते हैं, ठीक है, मैं जूम इन कर लेता हूँ तो ये क्या करता है, उनको काफ़ी उनकी स्मूथ सिलेक्शन बनाता है। ठीक है, यानी अगर हम यहाँ पे सिलेक्शन बनाएं, मैं पॉलीगॉनल लेसो टूल इसी को यूज़ कर लेता हूँ, और बल्कि लेसो टूल यूज़ कर लेते हैं। तो अगर मैं ऐसे सिलेक्शन बना रहा हूँ और अगर मैं इसको जाके दोबारा से हम इसको क्लोज कर देते हैं और सिलेक्शन यहाँ पे एक्टिव हो जाएगी। और अब अगर हम जूम इन करें तो यहाँ पे वो क्या कर रहा है, पिक्सल्स के बिल्कुल एजेस के साथ वो क्या कर रहा है, उस चीज़ की सिलेक्शन बना रहा है। ऐसा नहीं है कि बीच में से भी वो किसी पिक्सल को कट करके जा रहा है। ठीक है, तो एंटी अलाइज से क्या होता है, जो आपकी सिलेक्शन होती है वो काफ़ी स्मूथ, काफ़ी अच्छी बनती है। कंट्रोल डी से
डीसेलेक्ट कर देते हैं। तो मेक श्योर ये ऑप्शन आपका हमेशा टिक होना चाहिए। तो उसमें जो आखिरी ऑप्शन है मेरे पास वो कौन सा है, मैग्नेटिक लेसो टूल। और मैग्नेटिक लेसो टूल को अगर मैं यूज़ करता हूँ यहाँ पे, तो उससे क्या होगा कि जैसे फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ से इसको अप्लाई करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल एक दफ़ा लेफ़्ट क्लिक करेंगे। अब लेफ़्ट क्लिक आपने होल्ड करके नहीं रखना, मैंने लेफ़्ट क्लिक छोड़ दिया और अब मैं सिर्फ क्या कर रहा हूँ, उसके साथ एज के साथ साथ माउस को मूव कर रहा हूँ। तो मैग्नेटिक लेसर टूल क्या कर रहा है, खुद से एज को डिटेक्ट कर रहा है और अगर कहीं पे लगे कि यहाँ पे उसको पॉइंट बनाना चाहिए, नहीं बना रहा, आप खुद से एक दफ़ा लेफ़्ट क्लिक करेंगे, वहाँ पे पॉइंट बन जाएगा। और इसी तरह वो क्या करेगा, जैसे यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, तो काफ़ी ज़्यादा आपका काम आसान हो जाएगा। लेकिन अगेन अगर ये मुझे पूरे इमेज पर इसको यूज़ करना है तो बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। और अगर उसी तरह अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपसे गलत हो जाए तो आप क्या कर सकते हैं, बैक स्पेस प्रेस कर लें। जैसे मैं बैक स्पेस प्रेस करता हूँ और यहाँ पे मैं आके दोबारा से ये पॉइंट लगा देता हूँ। और उसी तरह अगर आप इसको फर्स्ट पॉइंट के साथ ज्वाइन करेंगे तो वहाँ पे सिलेक्शन जो होगी वो आपकी एक्टिव हो जाएगी, लेकिन बहुत ज़्यादा हमें टाइम लग जाएगा यहाँ पे। कंट्रोल डी सेलेक्ट, तो इट मीन्स कि मैं इसको भी यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकता। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है ऑब्जेक्ट सिलेक्शन, ठीक है। ऑब्जेक्ट सिलेक्शन ये आई थिंक इन्होंने वर्जन 2019 में आई थिंक ये ऐड किया था ऑब्जेक्ट सिलेक्शन, और काफ़ी ज़्यादा काम आपका आसान हो जाता है। तो अगर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और सिलेक्ट करके सिर्फ मुझे क्या करना है, यहाँ पे मेरे पास मोड है कि मुझे रेक्टेंगल सिलेक्शन बनानी है या मुझे खुद से लेसो टूल फ्री हैंड सिलेक्शन बनानी है, तो मैं इसको रेक्टेंगल ही रहने देता हूँ। और इमेज कौन सा सिलेक्ट है हमारा, यही वाला। और अब मैं ऐसे सिलेक्शन बनाऊँगा तो वो ऑब्जेक्ट सिलेक्शन क्या करेगा, खुद से डिटेक्ट करेगा कि इसमें बैकग्राउंड कौन सा है और आपका ऑब्जेक्ट कौन सा है। और ये रिफाइंड रिजल्ट तभी देगा जब आपके बैकग्राउंड में और आपके ऑब्जेक्ट के कलर्स में ज़्यादा कंट्रास्ट हो। तो इसमें इतनी अच्छी हमें यहाँ पे अगर मैं जूम इन करता हूँ तो हम ज़रा, मैं इंटर की प्रेस की क्योंकि यहाँ पे इस ऑप्शन को मैंने टिक किया था, तो इंटर की प्रेस की ताकि वो ऑप्शन दोबारा से सिलेक्ट हो जाए। तो यहाँ पे देखा इतनी अच्छी सिलेक्शन हमें नहीं मिली, ठीक है। और ये हमेशा तभी सही काम करता है जब आपके इमेज में ज़्यादा कंट्रास्ट हो। और कंट्रास्ट व्हाट डू आई मीन बाय कंट्रास्ट, के आपके बैकग्राउंड और आपके ऑब्जेक्ट के जो कलर्स हैं वो डिफरेंट होने चाहिए। अगर एक जैसे होंगे तो ऑब्जेक्ट सिलेक्शन कभी भी सही काम नहीं करेगा। तो इट मीन्स कि मैं इसको भी यूज़ नहीं कर सकता, कंट्रोल डी से डी सेलेक्ट, ठीक है। तो फिर हमारे पास ऑप्शन है क्विक सिलेक्शन टूल, सिंपल ये ब्रश की तरह है। और मैं दोबारा से क्या करता हूँ, राइट स्क्वायर ब्रैकेट प्रेस करता हूँ ताकि ब्रश का साइज़ ज़रा बड़ा हो जाए। और अगर मैं इसको यहाँ पर अप्लाई करता हूँ तो थोड़ा सा मैंने उसको ऐसे अप्लाई किया तो कितनी ज़बरदस्त मुझे सिलेक्शन मिल गई। तो इट मीन्स कि मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ, मेरा काम आसान हो गया, ठीक है, हमें पता चल गया। और इससे रेलिवेंट यहाँ पर ऑप्शन हैं, प्लस क्या करेगा उसी में सिलेक्शन को ऐड कर देगा, कंट्रोल जेड अनडू करते हैं, माइनस क्या करेगा उसमें से सिलेक्शन को माइनस कर देगा, ठीक है। और फर्स्ट वाला क्या होता है कि हमेशा वो न्यू सिलेक्शन बनाएगा, कंट्रोल डी सेलेक्ट करते हैं। तो तीसरा ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर है मैजिक वॉन्ड टूल। और मैजिक वॉन्ड टूल भी वही है जो हमने इलस्ट्रेटर में पढ़ा था, मैजिक वॉन्ड टूल। और ये भी क्या करते हैं, कलर बेस्ड सिलेक्शन बनाते हैं। तो मैजिक वॉन्ड टूल लेकर अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और फिर मुझे यहाँ पे भी क्लिक करना पड़ेगा और मेक श्योर यहाँ पे क्या सिलेक्ट हो, ऐड टू सिलेक्शन, उसी में हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। और क्योंकि ये कलर बेस्ड सिलेक्शन बनाता है तो हो सकता है कुछ पार्ट्स उसने छोड़नी हो, तो फिर से आपको क्लिक करके अगर मैं जूम इन करता हूँ, जैसे यहाँ पे इसको भी मुझे सिलेक्शन में ऐड करना है। इट मीन्स कि ये जो कलर्स हैं ये बेसिकली मुझे उसमें ऐड करने हैं, ठीक है। तो इट मीन्स इससे भी अच्छी सिलेक्शन बन रही है और जल्दी बन रही है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि मुझे जूम इन करके क्लिक्स करने पड़ रहे हैं, ठीक है। तो इट मीन्स कि जो सबसे बेस्ट हमारी जो सिलेक्शन बन रही है वो किससे बन रही है, क्विक सिलेक्शन टूल से। और सिंपल यहाँ पे अगर मैं इसको थोड़ा सा भी ड्रैग करता हूँ तो बहुत ज़बरदस्त मेरे पास यहाँ पे रिफाइंड सिलेक्शन बन जाएगी। अब मुझे करना क्या है, मुझे इसको डिलीट नहीं करना, ठीक है। अगर आप इसको डिलीट कर देंगे तो वहाँ पे जितने भी पिक्सल्स होंगे वो परमानेंटली डिलीट हो जाएंगे, ठीक है। तो वो जो मेथड है वो आपका डिस्ट्रक्टिव मेथड है। तो हम क्या करेंगे, हम उनको हाइड कर देंगे, मास्किंग के थ्रू ना हम उनको छुपा देंगे। तो वो जो टेक्निक होती है वो नॉन डिस्ट्रक्टिव मेथड होता है। नॉन डिस्ट्रक्टिव मेथड का फ़ायदा ये है कि हम किसी भी चीज़ को परमानेंटली डिलीट नहीं करें। अगर मुझे वो स्काई या वो पिक्सल्स मुझे वापस चाहिए तो मैं उनको मास्किंग ख़त्म करके दोबारा से शो कर सकता हूँ, ठीक है।
अब सिलेक्शन आपकी एक्टिव है, और जब आपकी सिलेक्शन एक्टिव हो और मुझे इस पर क्या करना है, मास्क अप्लाई करना है, तो जो एरिया सिलेक्टेड होता है लेयर मास्क क्या करेगा, उसको वाइट कलर से फिल कर देगा और बाकी सबको किससे फिल कर देगा, ब्लैक से। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे ये जो ऑप्शन है ये किस चीज़ के लिए, लेयर मास्क। जो ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे देखा एक मास्क बन गया, और हम यहाँ लेयर्स के ऑप्शन में जाते हैं, पैनल ऑप्शंस, और मैं यहाँ पे ज़रा थंबनेल का जो प्रीव्यू है साइज़ है वो ज़रा बड़ा कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये चीज़, लेकिन आपको यहाँ पे बाज़ार कोई चेंजेस नज़र होती हुई नहीं नज़र आ रही। तो सबसे पहले हम मास्किंग को समझ लेते हैं। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे न्यू इमेज ड्रैग करता हूँ फोटोशॉप में, और न्यू टैब में मैं उसको ड्रॉप कर दूंगा। और अगेन फोटोशॉप मुझसे पूछ रहा है कि इसको किस में ओपन करना है, मैं इसको लेट्स से sRGB में ही रहने देता हूँ, क्लिक ओके। और वैसे अगर लेट्स हम इसको चेंज करें, हम इसको असाइन प्रोफाइल और इसको चेंज करके हम लेट्स से प्रो फोटो RGB में, और यहाँ पे देखा आपको कलर डिफरेंस नज़र आएगा। प्रो फोटो RGB में कलर्स काफ़ी ज़्यादा आपको वाइब्रेंट नज़र आते हैं, तो यही रहने देते हैं। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम न्यू लेयर बना लेते हैं। तो अगर मैं प्लस पे क्लिक करूँगा तो मेरे पास एक ट्रांसपेरेंट न्यू लेयर आ जाएगी बिल्कुल इसके ऊपर। और यहाँ पे मैं ब्रश ले लेता हूँ, बी प्रेस करते हैं, ब्रश टूल आ गया, और कलर लेस से रेड ही रहने देते हैं, और मैं इसका साइज थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। सिंपल लेफ्ट स्क्वायर ब्रैकेट एक दफ़ा प्रेस करेंगे, और एक दफ़ा मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो सेपरेट लेयर पे हमारे पास क्या आ जाएगा, एग्जैक्ट एक सर्कल आ जाएगा। और अगर मैं मूव टूल से उसको मूव करना चाहूँ तो बेसिकली मैं किसको मूव कर रहा हूँ, उस लेयर को मूव कर रहा हूँ। तो उस लेयर पे सारे पिक्सल्स जो हैं वो एक साथ मूव हो रहे हैं, और बाकी चूँकि वो लेयर सारी क्या है, ट्रांसपेरेंट है, तो इसलिए हमें लग रहा है कि हम सिंपल एक सर्कल शेप को मूव कर रहे हैं। अब मैं इसको यहाँ पे रख लेता हूँ। अब लेट्स से कि मुझे इसमें एक होल करना है, और उसमें से मुझे क्या नीचे वाला जो बैकग्राउंड है, जो फ्लावर है, वो मुझे नज़र आना चाहिए। तो एक तो तरीका ये है कि मैं यहाँ से क्या ले लूँ, इरेजर टूल, दोबारा से मैं इसको स्केल अप करता हूँ। ठीक है, इसको और स्केल अप करते हैं, और यहाँ पे लेट्स से मैं क्लिक करता हूँ। ठीक है, और सॉरी यहाँ पे मैं फ्लो को ज़रा ज़्यादा कर लेता हूँ। ठीक है, दोबारा क्लिक करते हैं और कंट्रोल Z अनडू, और इरेजर का भी मैं चूज़ कर लेता हूँ कि मुझे कौन सा उसके साथ ब्रश चूज़ करना है, और मैं हार्ड एज ब्रश ही ले लेता हूँ। ठीक है, साइज ज़रा कम करते हैं, और मैं क्लिक करता हूँ ये चीज़। तो ठीक है, हमें डिज़ायर्ड रिजल्ट मिल गया, हमें उसमें नीचे बैकग्राउंड नज़र आ रहा है। लेकिन ये जो टेक्निक है ये क्या है, ये आपकी डिस्ट्रक्टिव मेथड है, डिस्ट्रक्टिव टेक्निक है, जिसमें आपने क्या किया, वहाँ जो पिक्सल्स थे उनको परमानेंटली आपने डिलीट कर दिया। और यहाँ लेयर में भी अगर आप देखें तो यहाँ पे भी आपको जो पिक्सल्स हैं वो बीच में आपको नज़र नहीं आ रहे। तो मैं क्या कर सकता हूँ, उनको मैं हाइड कर सकता हूँ। और हाइड करने के लिए मुझे क्या करना है, सिंपल इस लेयर के साथ एक न्यू मास्क लेयर ऐड कर देनी है। यही सेम चीज़ हमने इलस्ट्रेटर में भी की थी, और हमने ये चीज़ की थी क्लिपिंग मास्क और लेयर मास्क वाले लेक्चर में। लेकिन इलस्ट्रेटर क्या करता है, जब भी आप किसी भी शेप या इमेज पर लेयर मास्क अप्लाई करते हैं तो इलस्ट्रेटर उसको ब्लैक लेयर से फिल कर देता है, यानी हर चीज़ को हाइड कर देता है। लेकिन यहाँ पे फोटोशॉप में ऐसा नहीं होता, वो लेयर को ब्लैक नहीं करता, उसको एज इट इज़ वाइट ही रहने देता है। और जब आपने जिस लेयर पे भी काम करना है आपने पहले उसको सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो लेट्स से मुझे उसकी मास्क वाली लेयर पे काम करना है, मैं पहले क्लिक करूँगा, वो वाली लेयर सेलेक्ट हो जाएगी। और मास्क वाली लेयर में आप दो ही कलर्स में काम कर सकते हैं, वाइट और ब्लैक। और अगर आप ओरिजिनल लेयर सेलेक्ट करेंगे तो देखा आप यहाँ पे कोई से भी कलर चूज़ कर सकते हैं। लेकिन जब आप मास्क वाली लेयर में जाएंगे तो आपके पास यहाँ पे दो ही कलर आएंगे, वाइट और ब्लैक। इन्हीं से रिजल्ट ठीक मिलेगा। वाइट बेसिकली उन पिक्सल्स को शो करने के लिए, और ब्लैक हम बेसिकली यूज़ करते हैं उन पिक्सल्स को हाइड करने के लिए। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे ब्रश लेता हूँ, और अभी कलर वाइट है, और अगर मैं ब्रश का साइज ज़रा छोटा कर लूँ, और अगर मैं यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, तो इट मीन्स कि यहाँ पे देखिए इस लेयर पे मैंने इसको यूज़ किया। अगर यहाँ पे आपको थोड़ा सा फ़र्क नज़र आ रहा है तो इट मीन्स कि ये एग्जैक्ट वाइट कलर नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे भी आपको शायद नज़र आ रहा हो ये ऑफ वाइट कलर है, तो इसलिए हमें ये थोड़ा सा ऐसे एक फ़र्क यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो मैं कंट्रोल Z इसको अनडू करता हूँ, और अगर मैं D प्रेस करूँगा, D से क्या होगा, डिफ़ॉल्ट कलर, अब मेरे पास एग्जैक्ट वाइट कलर आ गया। तो अगर मैं वाइट कलर को यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ इस वाली लेयर पे तो कोई चेंजेस मुझे उसमें नज़र नहीं आ रही। ठीक है, लेकिन अगर मैं चूज़ कर लेता हूँ ब्लैक कलर, और लेट्स से अगर मैं इसको थोड़ा सा स्केल अप कर लेते हैं, और अगर मैं यूँ ही यहाँ पर क्लिक करूँगा
तो वहाँ पे हमें वही सेम रिजल्ट मिल रहा था जो हमने इरेजर टूल से हमने अचीव किया था। लेकिन यहाँ पे हमने क्या किया, अगर हम ओरिजिनल इमेज को देखें, ओरिजिनल सर्कल को देखें, तो वो एज इट इज़ है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे लेयर मास्क में जहाँ पे हमने एक दफ़ा सिंपल क्लिक किया ब्लैक कलर से, वहाँ पे ब्लैक सर्कल आ गया। तो लेयर मास्क में जहाँ पे भी ब्लैक कलर होगा बेसिकली वो ओरिजिनल लेयर को वहाँ पे हाइड कर देगा, तो उसको छुपा देगा उन पिक्सल्स को, ठीक है। और अगर फॉर एग्जांपल मुझे दोबारा से उसको शो करना है, मैं कौन सा कलर चूज़ करूँगा, वाइट। और वाइट लेकर लेट्स से मैं ब्रश का साइज़ ज़रा कम कर लेता हूँ और यहाँ पे, और मेक श्योर लेयर आपने सेलेक्ट की हो और आप सिर्फ क्या कर रहे हो, उस ब्लैक कलर को किससे कवर कर रहे हो, वाइट कलर के साथ। तो दोबारा से जो उसके ओरिजिनल पिक्सल्स होंगे वहाँ वो शो हो जाएंगे, वो डिलीट नहीं हुए, वो सिर्फ क्या हो गए थे, हाइड हो गए थे। तो मैं दोबारा से ब्लैक कलर ले लेता हूँ और बी से ब्रश टूल, और इसको ज़रा हम स्केल अप करते हैं और मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा, ये चीज़ हमारे पास आ गई, ठीक है। आप अपने मास्क को डिसेबल भी कर सकते हैं। अगर मैं शिफ्ट की प्रेस करके क्लिक करूँगा इसके थंबनेल पर तो आपका मास्क डिसेबल हो जाएगा, दोबारा शिफ्ट की प्रेस करके क्लिक करेंगे दोबारा से मास्क आपका इनेबल हो जाएगा, ठीक है। और इसी तरह अगर फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पर दोबारा से क्या करना है, उसको शो करना है, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, वाइट कलर में यहाँ पे क्लिक करूँगा और वो पार्ट दोबारा से शो हो जाएगा। और अगर आपने अपने मास्क को यहाँ पर देखना है तो ऑल्ट की प्रेस करके उसके थंबनेल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका मास्क शो हो जाएगा, दोबारा ऑल्ट की प्रेस करके क्लिक करेंगे और वो दोबारा से हाइड हो जाएगा। और बस आपने ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि ब्लैक पार्ट क्या कर रहा है, उन पिक्सल्स को हाइड कर रहा है, और वाइट क्या कर रहा है, दोबारा से उनको शो कर रहा है। और अगर मैं इसको इमेज को मूव करता हूँ, ठीक है, जो ओरिजिनल सर्कल है अगर हम उसको मूव करें, अगर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, उसको मूव कर रहा हूँ, तो उसके साथ क्या हो रहा है, जो उसके मास्क वाली लेयर है वो भी मूव कर रही है। क्यों? यहाँ पे अगर आप देखो तो बीच में लिंक है, तो अगर मैं लिंक को ख़त्म कर देता हूँ और अब मैं अगर ओरिजिनल जो है उसको मूव करूँगा तो वो देखा, अगर मैं उसको मूव कर रहा हूँ तो वो बिल्कुल नीचे एज इट इज़ है। लेकिन वो जो ही कॉन्टैक्ट में आ रहा है अपने मास्क में, मास्क के साथ, और मास्क में जो ही वो कांटेक्ट में आता है ब्लैक कलर के साथ, तो वहाँ पे वो क्या कर रहा है, उन पिक्सल्स को हाइड करना स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। दोबारा से हम लिंक कर देते हैं ताकि हम दोनों को एक साथ मूव कर सकें। तो इन शॉर्ट मास्किंग में हम क्या करते हैं, किसी चीज़ को डिलीट नहीं करते, बस उसको हम क्या कर देते हैं, हाइड कर देते हैं। और ब्लैक कलर हम यूज़ करते हैं उन पिक्सल्स को हाइड करने के लिए, और वाइट कलर हम यूज़ करते हैं उन पिक्सल्स को शो करने के लिए। तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ और दोबारा से हम कंट्रोल जैसे इसकी एक कॉपी बनाते हैं। अब वही सेम चीज़ मुझे क्या करना है, मुझे इस इमेज को एडिट करना है और हमें सिंपली क्या करना है, इसके बैकग्राउंड को रिप्लेस करना है। तो यहाँ सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें सिलेक्शन बनानी पड़ेगी। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं किस टूल से हमारी सिलेक्शन अच्छी बनेगी, ठीक है। तो इसीलिए मैं एक एक टूल के साथ आपको वो चीज़ करवा रहा हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। यही चीज़ आपने स्टार्ट में इसी चीज़ की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी होती है। इवेंचुअली क्या होता है कि आपके गैसेस इतने ज़्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं कि आपको पता चल जाता है इमेज को देख कर के मुझे कौन सा टूल और कौन सी टेक्निक यूज़ करनी है। तो अगर मैं ऑब्जेक्ट सिलेक्शन यहाँ पे यूज़ करूँगा तब भी रिजल्ट से अच्छा आएगा, क्योंकि अब ज़्यादा कंट्रास्ट है बैकग्राउंड का और हमारे ऑब्जेक्ट का। तो अब मैं अगर ऐसे सिलेक्शन बनाता हूँ तो यहाँ पे आपने देखा कितनी ज़बरदस्त मेरे पास सिलेक्शन बन गई, ठीक है। और इसी तरह अगर हम कंट्रोल डी सेलेक्ट करते हैं, अगर मैं मैजिक वॉन्ड टूल को भी यूज़ करूँगा तब भी बड़ी ज़बरदस्त सिलेक्शन बनेगी। क्यों? क्योंकि बैकग्राउंड में हमारे पास सिर्फ एक कलर है, ठीक है। तो मैं बैकग्राउंड को इसलिए सिलेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि हमारे फ्लावर में क्या है कि एक कलर नहीं है, उसी कलर के हाइलाइट्स भी हैं, शेड्स भी हैं, टिंट्स भी हैं। तो अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो काफ़ी ज़्यादा मुझे क्या करना पड़ेगा, ऐसे क्लिक करने पड़ेंगे अगर मुझे मैजिक वॉन्ड टूल को यूज़ करना। और यहाँ पे भी आपके पास एक कलर तो नहीं है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, काफ़ी दफ़ा क्लिक करना पड़ेगा, तो उससे इतनी अच्छी सिलेक्शन नहीं बन रही। तो कंट्रोल डी सेलेक्ट करते हैं। तो अगर बैकग्राउंड में एक कलर है, आप बैकग्राउंड को सिलेक्ट कर लें। सिंपली मैंने उस क्लिक किया और एक ही क्लिक करने से क्या हुआ, आपका बैकग्राउंड सिलेक्ट हो गया। तो आप क्या कर सकते हैं, सिलेक्शन को भी इन्वर्स कर सकते हैं। इन्वर्स से क्या मुराद है कि जो चीज़ सेलेक्ट है वो डीसेलेक्ट हो जाए और जो डीसेलेक्ट है वो आपकी सेलेक्ट हो जाए। और उसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल शिफ्ट आई, या अगर आप सेलेक्ट में जाओ यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है इन्वर्स का। जो ही आप इन्वर्स करेंगे तो पहले बैकग्राउंड सेलेक्ट था, अब आपका दोबारा से फ्लावर सेलेक्ट हो गया, ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते हैं, कंट्रोल डी सेलेक्ट। और यहाँ पे बाकी वही सारे ऑप्शन हैं। और यहाँ पे एक है सैम्पल साइज़। सैम्पल साइज़ क्या है, पॉइंट सैम्पल
पॉइंट सैंपल क्या होता है कि जहाँ पे भी आप क्लिक करेंगे तो वो क्या करेगा, उसके नीचे जो भी पिक्सल होगा, जैसे मैं जूम इन कर लेता हूँ, तो अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो वो इस कलर को क्या देखेगा, पूरे अपने फाइल में देखेगा, पूरे आर्टबोर्ड पे देखेगा और उनकी सिलेक्शन बना देगा। ठीक है, और फिर उसके टॉलरेंस लेवल होता है, उसकी रेंज होती है कि उस कलर्स के कितने टिंट्स और शेड्स को भी वो सिलेक्ट करे। तो यहाँ आपके पास ऑप्शन होता है, आप 3x3 पिक्सल का एवरेज एरिया यानी सिलेक्ट कर सकते हो, 5x5 का आप सिलेक्ट कर सकते हो, लेकिन हम मोस्टली तौर पे पॉइंट सैंपल ही यूज़ करते हैं। और अगर मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो देखा उसने सारे येलो कलर को सिलेक्ट नहीं किया, क्योंकि एक कलर नहीं है, उसी कलर के क्या है, टिंट्स और शेड्स। तो बाय डिफ़ॉल्ट टॉलरेंस लेवल क्या होता है, 32। कंट्रोल डी, मैं डी सिलेक्ट करता हूँ। अगर आप चाहते हो कि वो उस कलर की ज़्यादा रेंज को सिलेक्ट करे, इट मीन्स कि उसके टिंट्स और शेड्स को ज़्यादा सिलेक्ट करे, तो हम क्या कर सकते हैं, इस वैल्यू को ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं सिंपल ऐसे क्लिक करके ड्रैग करता हूँ और लेट्स से हम चूज़ कर लेते हैं 90। तो अगर मैं यहाँ पर दोबारा क्लिक करूँगा तो आप देखा उसने पहले से ज़्यादा उस रेंज को, उस कलर की रेंज को उसने सेलेक्ट किया। ठीक है, कंट्रोल डी। और अगर हम इसी रेंज को कम कर दें, काफ़ी ज़्यादा 2 कर दें, अगर मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो काफ़ी कम वो क्या कर रहा है, उस रेंज को सिलेक्ट कर रहा है। तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे ये जो वैल्यू है ये कितनी है, 32। ठीक है, बाकी वही सेम चीज़, एंटी अलाइज ये ऑप्शन हमेशा टिक अप रहने देना। और यहाँ पे एक और ऑप्शन है कंटिग्यूअस, और ये क्या करता है, अभी ये टिक है, तो अगर मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ इस वाइट पे, तो ये जो वाइट है ये इसको सिलेक्ट नहीं कर रहा। क्यों नहीं सिलेक्ट कर रहा, क्योंकि ये ऑप्शन टिक है। और इस ऑप्शन से क्या होता है कि जो बीच में अगर कोई दूसरा कलर आ जाए और उसके बाद वो कलर बेशक आपको एज इट इज़ दोबारा मिले, तो वो उसकी सिलेक्शन नहीं बनाएगा। इट मीन्स के बीच में एक बॉर्डर आ गया, ठीक है, दूसरे कलर का, तो उसके बाद अगर बेशक वो कलर एज इट इज़ उसको डॉक्यूमेंट में मिल रहा है, वो उसकी सिलेक्शन नहीं बनाएगा। ठीक है, तो कई जगह हमें ऐसे करना पड़ता है। ठीक है, इसको ऑन करना पड़ता है, आगे चल के समझाऊंगा एग्जाम्पल के साथ। अभी के लिए अगर जैसे मैं कंट्रोल डी सेलेक्ट करता हूँ, इस ऑप्शन को ऑफ कर दूंगा, तो अब क्या होगा कि वो पूरे डॉक्यूमेंट में, पूरी फाइल में दिखेगा, जहाँ जहाँ उसे वाइट कलर मिलेगा वो सब की क्या बना लेगा, सिलेक्शन बना लेगा। ठीक है, तो बेसिकली ये ऑप्शन इस पर्पस के लिए, तो कंट्रोल डी, इसको मैं अभी के लिए टिक ही रहने देता हूँ। तो अगर हमने सिलेक्शन बनाई, और सिलेक्शन बना के जब आप मास्क पे क्लिक करते हैं तो जो एरिया सिलेक्टेड होता है वो वाइट कलर से फिल हो जाता है, और जो एरिया डी सेलेक्टेड है वो किस से फिल हो जाता है, ब्लैक से। लेकिन अगर जब मैं अभी क्लिक करूँगा मास्क पे तो कोई इसमें चेंजेस आपको नज़र नहीं आएंगे, लेकिन उसका मास्क यहाँ पे सही बन गया। ठीक है, हमने सिलेक्शन किसकी बनाई थी, बैकग्राउंड की, तो बैकग्राउंड किस से फिल हो गया, वाइट से। हमने फ्लावर को सिलेक्ट नहीं किया था, वो किस से फिल हो गया, ब्लैक से। ठीक है, लेकिन कोई चेंजेस नज़र नहीं आ रही, और ये इसलिए नज़र नहीं आ रही क्योंकि एक छोटी सी मिस्टेक है, हमने क्या किया हुआ है, बैकग्राउंड वाली लेयर को भी ऑन किया हुआ है। तो अगर मैं बैकग्राउंड वाली लेयर ऑफ कर दूंगा तब मुझे उसमें चेंजेस नज़र आ रही हैं। अब लग रहा है कि वाकई हाँ सही मास्क उस पर अप्लाई हुआ है। अब हमें क्या करना है, हमें तो इसका इन्वर्स चाहिए। जिस तरह सिलेक्शन को आप इन्वर्स कर सकते हैं, उसी तरह आप मास्क को भी इन्वर्स कर सकते हैं, और उसकी शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल आई। अगर आप कंट्रोल आई प्रेस करेंगे तो आपका मास्क क्या हो जाएगा, इन्वर्ट हो जाएगा। मीन्स कि जो वाइट है वो ब्लैक और ब्लैक वाइट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, फ्लावर आ गया। और अगर आप देखो तो उसका जो बैकग्राउंड है वो हमने डिलीट नहीं किया, सिर्फ लेयर मास्किंग के थ्रू उसको हाइड कर दिया। और फॉर एग्जाम्पल मुझे बैकग्राउंड का कलर चेंज करना है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एडजस्टमेंट लेयर्स को यूज़ कर लूँगा। ये भी आपके टूल्स हैं, और ये छोटा सा सर्कल ब्लैक एंड वाइट आइकन है, अगर आप इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ भी हम चूज़ कर लेते हैं सिंपल सॉलिड कलर। ठीक है, और इनको एडजस्टमेंट लेयर्स इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सेपरेट लेयर पर अप्लाई होते हैं और इनको हम बाद में भी चेंज कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल कलर में यही रहने देता हूँ, क्लिक ओके। अभी क्या है, स्टैकिंग ऑर्डर इसका थोड़ा सा हमें चेंज करना है। अभी जो सॉलिड कलर है वो ऊपर है एडजस्टमेंट लेयर, और जो फ्लावर है वो नीचे है। सिंपल इसको यहाँ पे हम ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं नीचे, या वही शॉर्टकट की आप यूज़ कर सकते हैं, कंट्रोल प्लस राइट स्क्वायर ब्रैकेट ऊपर लेकर जाने के लिए, और कंट्रोल प्लस लेफ्ट स्क्वायर ब्रैकेट नीचे लेके जाने के लिए। तो हमने क्या किया, हमने बड़ी सिंपल सी हमने एडिटिंग कर दी, और हमने बैकग्राउंड को चेंज कर दिया, और कोई भी चीज़ आपकी परमानेंटली इसमें डिलीट नहीं हुई। ठीक है, इसी तरह अगर मैं इस पर दोबारा क्लिक करता हूँ, कलर कोई और चूज़ हम कर लें, क्लिक ओके, हम ये बाद में भी कर सकते हैं। तो बेसिकली इसमें आपको जो चीज़ समझानी थी वो समझानी थी कि लेयर मास्किंग फोटोशॉप में कैसे हम यूज़ करते हैं। तो दोबारा हम जंप करते हैं, मैं इसको क्लोज करता हूँ, सेव नहीं करना,
और मैं दोबारा जंप करता हूँ फोटोशॉप में, जो पहला इमेज है, सॉरी फोटोशॉप क्या है ना, पहला इमेज पे। तो यहाँ पे भी वही सेम इशू, हमने क्या किया था, हम कंट्रोल Z इसको अनडू करते हैं, हमने सिलेक्शन बनाई। सिलेक्शन बना के जब हमने मास्क पे क्लिक किया तो क्या हुआ, जो पार्ट वाइट था, सॉरी जो सिलेक्टेड पार्ट था उसको उसने किससे फिल कर दिया, वाइट कलर से, और बाकी सबको किससे फिल कर दिया, ब्लैक से। लेकिन स्टिल हमें कोई उसमें चेंजेस नज़र नहीं आ रही। इट मीन्स कि जो बैकग्राउंड है वो ऑन है। तो मैं इसको ऑफ कर देता हूँ, तो अब हमें इसमें चेंजेस नज़र आ रही हैं। और हमें क्या करना है, मास्क को इन्वर्स करना है, तो मैं कंट्रोल I कर देता हूँ, ताकि हमें क्या चाहिए, हमें सिर्फ ये माउंटेन्स चाहिए। अब यहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं, इसी तरह हम सॉलिड कलर यूज़ नहीं करते, हम ग्रेडियंट यूज़ कर लेते हैं। तो हम खुद से कोई स्काई बना लेते हैं, और यहाँ पे आपके पास ये ग्रेडियंट के ऑप्शंस आ गए। और हम इसी तरह ये यहाँ पे कुछ प्रीसेट्स हैं, हम प्रीसेट्स को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आपके पास ये ब्लू कलर्स हैं, ठीक है, बेसिक कलर्स हैं। और अगर आप यहाँ पे देखो तो आपके पास एक कलर शो हो रहा है, लेकिन दूसरी तरफ वो कलर क्या है, ट्रांसपेरेंट है, उसकी ओपेसिटी 0 है। और यहाँ पे आपको ये दो उसके ना हेडर्स नज़र आ रहे हैं। तो अगर आपने कलर को चेंज करना होगा तो आप नीचे वाले हेड पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पर हम कोई कलर यहाँ से ना खुद से कुछ स्काई बना लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये। और यहाँ पे भी मुझे उस कलर को चेंज करना है, हम चेंज कर देंगे। लेट्स से हम अभी के लिए मैं ये चूज़ कर लेता हूँ, लेकिन अगेन स्टिल वो क्या है, ट्रांसपेरेंट है। और यहाँ पे देखा ओपेसिटी को मैं सिलेक्ट नहीं कर सकता, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये ऊपर वाले हेडर पे क्लिक करना पड़ेगा। अब मैं कलर को चूज़ नहीं कर सकता, लेकिन उसकी ओपेसिटी को मैं ज़्यादा कर सकता हूँ। तो मैं इसको फुल 100% कर देता हूँ। अभी के लिए हम क्लिक ओके करते हैं, और बाकी सारे ऑप्शन वही हैं, ऑलमोस्ट वही हैं जो हमने इलस्ट्रेटर में पढ़े थे। तो नीचे के स्टाइल, वहाँ पे भी क्या थे, टाइप थे ग्रेडियंट के। तो यहाँ पे लीनियर है, रेडियल है, ये लीनियर हो गया। इसी तरह आप इसको रेडियल कर दें, सर्कुलर फॉर्म में अप्लाई हो जाएगी। और कलर में अभी के लिए थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ ताकि ज़रा ज़्यादा कंट्रास्ट नज़र आए। ठीक है, उसके बाद एंगल है, इसमें जो टाइप्स हैं वो ज़्यादा है, फुल 360 डिग्री का एक एंगल बन रहा है इसमें। इसी तरह रिफ्लेक्टेड है, रिफ्लेक्टेड क्या करेगा, जो सेकंड कलर होगा उसको 2 दफ़ा वो रिफ्लेक्ट कर रहा है, सॉरी 1 दफ़ा रिफ्लेक्ट कर रहा है। उसके बाद क्या है, डायमंड, ये इस तरह आ जाएगा। लेकिन ज़्यादातर जो हम यूज़ करते हैं फ़ोटोशॉप में वो यूज़ करते हैं लीनियर, रेडियल और रिफ्लेक्टेड। अभी के लिए हम इसको लीनियर ही रहने देते हैं। और आप इसका एंगल चेंज कर सकते हैं, आप इसको स्केल अप कर सकते हैं, आप इसको रिवर्स भी कर सकते हैं। तो अभी के लिए मैं क्लिक ओके कर देता हूँ, और इसी तरह इसको हम नीचे शिफ्ट कर देते हैं। अभी ये चीज़ बहुत ज़्यादा फेक लग रही है, तो हमें क्या करना है, इसको थोड़ा सा एडजस्ट करना है। तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, दोबारा से हम डबल क्लिक करते हैं, और जब तक ये ऑप्शन आपके पास यहाँ पर शो हो रहा है, आप यहाँ पे क्लिक करके इस तरह भी ग्रेडियंट को, लेयर को एडजस्ट कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, जैसे एक कलर ये रहने देते हैं, और दूसरा कलर मुझे इसको बिल्कुल मैच करना है, जो कि माउंटेन पे कलर यहाँ पे ना कास्ट हो रहा है। बेसिकली जो इन पे जो कलर एक कास्ट हो रहा है वो किसका हो रहा है, ओरिजिनल स्काई का, जो काफ़ी ज़्यादा ओवर एक्सपोज था। तो यहाँ पे हम क्लिक करते हैं, और यहीं पर आपके पास क्या आ जाएगा, आई ड्रॉपर टूल, और यहाँ पे हम क्लिक करते हैं और एक कलर मैच कर लेते हैं, और फिर उसकी ब्राइटनेस की वैल्यू को थोड़ा ज़्यादा कर लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे लेट्स से हम चूज़ कर लेते हैं ये, क्लिक ओके। और फिर से अगर मैं ओके करूँ, और ये वाला जो कलर है इसको भी हम थोड़ा सा क्या करते हैं, लाइट कर देते हैं। ठीक है, ये कर देते हैं ओके, अभी के लिए ओके। और फिर से मैं थोड़ा सा इसको ऊपर की तरफ लेके जाता हूँ, ताकि जो नीचे वाला कलर है उसको हम ज़रा ज़्यादा स्पेस दें। ठीक है, अब देखा पहले की निस्बत ये चीज़ ज़्यादा रियलिस्टिक लग रही है। ठीक है, क्लिक ओके। और सिंपली हमने क्या किया, एक कलर हमने वो ले लिया जो कि माउंटेन पे कास्ट हो रहा था, और एक कलर हमने थोड़ा सा चेंज कर लिया। तो हम खुद से भी क्या कर सकते हैं, ग्रेडियंट की मदद से स्काई बना सकते हैं। तो ये थी हमारी पहली एग्जांपल, बल्कि दूसरी एग्जांपल। उसके बाद इसको भी मैं क्लोज करता हूँ, और दोबारा से हम लेट्स मूव टू आवर थर्ड एग्जांपल। अब जैसे ये हमारे पास एग्जांपल है, और हम इसको जैसे मैं इसको प्रो फोटो RGB ही रहने देता हूँ। तो हम ये कर देते हैं वर्किंग स्पेस, ताकि कलर हमारे काफ़ी वाइब्रेंट नज़र आए। इसकी दोबारा से कॉपी बना लेते हैं, बैकग्राउंड को ऑफ कर लेते हैं। अब यहाँ पे हमें सिलेक्शन बड़ी प्रिसाइज करनी है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखो तो काफ़ी ज़्यादा बीच में गैप्स हैं। तो इट मीन्स कि अगर मैं यहाँ पे मैजिक वॉन्ड या क्विक सिलेक्शन टूल यूज़ करूँगा तो बहुत ज़्यादा टाइम मुझे लग जाएगा। तो इन दैट केस फिर हम क्या कर सकते हैं,
हम सेलेक्ट, और यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन है कलर रेंज का। मैं कलर रेंज पे क्लिक करता हूँ और फिर मैं क्या करूँगा, कहीं पे भी क्लिक कर लूँगा जिस भी एरिया को मुझे सेलेक्ट करना है। तो आई ड्रॉपर ये टूल आ गया, क्लिक किया तो यहाँ पे वो आपको प्रीव्यू दिखा रहा है। तो जो वाइट पार्ट है इट मीन्स कि उसकी क्या बन जाएगी, सिलेक्शन बन जाएगी, और जो ब्लैक पार्ट है वो आपका क्या हो जाएगा, डी सिलेक्ट हो जाएगा। और ज़रा मुझे सारे स्काई को सिलेक्ट करना है, और अगर मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, तो क्या हो रहा है कि जो उसकी सिलेक्शन है वो न्यू बनती जा रही है। तो मुझे तो उस पुरानी वाली सिलेक्शन को भी उसमें ऐड करना है, तो मैं किस पे क्लिक करूँगा, ऐड टू सिलेक्शन, इस पर हम क्लिक कर देते हैं। तो अब मैं अगर यहाँ पे क्लिक करूँगा तो वो क्या कर रहा है, इन सारे पार्ट्स को ऐड करता जा रहा है। और अगर अब हम इसको ग्रे स्केल में करें तो हम अपने इमेज को देख सकते हैं। तो ये चीज़ तो देखा कितना जल्दी आपका काम आसान हो गया। ठीक है, आपने कितनी जल्दी रिफाइन सिलेक्शन कर दी, और फिर आप यहाँ से वाइट और ब्लैक वैल्यूज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको कम कर रहा हूँ इट मीन्स कि उतने पार्ट्स की सिलेक्शन नहीं बनेगी, और अगर मैं फजीनेस वैल्यू ज़्यादा करूँगा तो जो भी पार्ट वाइट होता जा रहा है इट मीन्स कि उसकी क्या बन जाएगी, सिलेक्शन बन जाएगी। तो बाई डिफ़ॉल्ट ये वैल्यू 40, 42 इस तरह होती है, तो मैं इसको यही रहने देता हूँ। क्लिक ओके करते हैं तो यहाँ पे देखा उस चीज़ की सिलेक्शन बन गई। और साथ ही आप किस पे अप्लाई कर देंगे, मास्क पे, और हम मास्क को क्या करते हैं, कंट्रोल आई इन्वर्ट कर देते हैं। और इसी तरह बैकग्राउंड में ग्रेडियंट, और ग्रेडियंट भी हम उसी तरह का, जैसे एक कलर हम थोड़ा सा सैचुरेटेड कलर ले लेते हैं। क्लिक ओके, यहाँ पे भी ओके कर देते हैं, और इसको उठा के लेयर के नीचे रख देते हैं। ठीक है, हाँ थोड़ा बहुत इशू आ रहा है यहाँ पे, अगर हम जूम इन करेंगे तो यहाँ पे ये देखें थोड़ा बहुत इशू आ रहा है। यहाँ पे मैं ये फ्रिंजेस, इनको फ्रिंजेस कहते हैं, ये चीज़ मिल रही है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम सिलेक्शन को थोड़ा सा इनसाइड कर सकते हैं, या इसी को सिलेक्ट करके, ठीक है ये सिलेक्शन है। और अगर सिलेक्शन को आपने दोबारा से एक्टिव करना है तो आप क्या करेंगे, कंट्रोल की प्रेस करके उस थंबनेल पे क्लिक करेंगे तो सिलेक्शन आपकी दोबारा से एक्टिव हो जाएगी। तो अगर मैं सेलेक्ट में जाके, ये आपके पास यहाँ, सॉरी सेलेक्ट नहीं, फिल्टर, ठीक है, इलिस्ट्रेटर में यहाँ पे आपको इफेक्ट्स नज़र आते हैं, यहाँ फोटोशॉप में ये फ़िल्टर हैं, और फिल्टर में यहाँ पर एक अप्लाई कर देता हूँ लेट्स से मिनिमम, और हमने मिनिमम किया तो इसको इतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं देनी, मैं इसको यहाँ पे ही रखता हूँ, और इसको हम थोड़ा बहुत, और कई दफ़ा होता है कि सिलेक्शन की वजह से आपको उसके एजेस सही तरह नज़र नहीं आ रहे होते, तो हम इसको कैंसिल करते हैं। और मुझे सिलेक्शन को क्या करना है, हाइड करना है, उसको डी सिलेक्ट नहीं करना। तो आप क्या करेंगे, कंट्रोल एच, तो आपकी सिलेक्शन क्या होगी, हाइड होगी, वो अभी सिलेक्टेड है, ठीक है, वो डी सिलेक्ट नहीं है। और फिर से अगर हम फिल्टर में अदर, और यहाँ पे हम चूज़ कर लें मिनिमम, और मिनिमम वैल्यू हम ज़रा 0, और 0 से हम क्या करते हैं, थोड़ी सी वैल्यू आहिस्ता आहिस्ता ज़्यादा करते जाएंगे। ठीक है, उससे क्या होगा कि हमें पता चल जाएगा जो उसके एजेस हैं वो, देखा जो वाइट फ्रिंजेस हमें नज़र आ रहे थे वो ख़त्म होना स्टार्ट हो जाएंगे। एक तरीका ये भी है। अगर इससे रिज़ल्ट अच्छा नहीं आ रहा तो फिर हम क्या यूज़ कर सकते हैं, हम सिलेक्टेड मास्क को भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी आगे चल के अभी आपको बताऊंगा इसी लेक्चर में। लेकिन अभी के लिए मैं इसको जैसे यही रहने देता हूँ, ठीक है। और फिर से मुझे क्या करना है, कंट्रोल डी कर देंगे, और ताकि जो सिलेक्शन थी वो हमारी डी सिलेक्ट हो जाए, तो आपके पास आपका रिज़ल्ट बहुत ज़बरदस्त आ जाएगा, जो वैसे नहीं आ रहा था। सिलेक्शन को हम थोड़ा सा क्या करेंगे, लाजमी हमें इसे क्या करना है, थोड़ा सा इसके एजेस को सॉफ्ट करना है, ठीक है। तो उससे क्या होगा, आपका रिज़ल्ट बहुत ज़बरदस्त आ जाएगा। तो आपको नेक्स्ट एग्जांपल में समझाता हूँ कि सिलेक्ट एंड मास्क को हम कैसे यूज़ करेंगे। लेकिन आपको समझ में आ गया कि कलर रेंज को भी हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। इसको क्लोज करते हैं। उसके बाद जो एग्जांपल है उसमें भी, और इन सारी एग्जांपल में हम सिर्फ क्या सीख रहे हैं, सिलेक्शन और मास्किंग, ठीक है। और इसको भी मैं कन्वर्ट कर देता हूँ प्रो फोटो RGB में, और यहाँ पे ये चीज़ मेरे पास आ गई। अब इसको भी हमें क्या करना है, इसकी भी सिलेक्शन और मास्किंग करनी है। इसकी भी मैं कंट्रोल जैसे कॉपी बना लेता हूँ, बैकग्राउंड को ऑफ कर देता हूँ, और सबसे जो रिफाइंड सिलेक्शन आपकी बनती है वो हमेशा बनती है पेन टूल से और चैनल से, ठीक है। चैनल्स आगे चल के आपको समझाऊंगा। तो पेन टूल बिल्कुल वैसे ही है जिससे आपने इलस्ट्रेटर में किया, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे पेन टूल को सिलेक्ट करता हूँ वही सेम चीज़, और यहाँ पे पेन टूल हम यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ, ये पेन टूल हम यहाँ पे यूज़ करते हैं फॉर टू पर्पसेस। यहाँ पे है पाथ और शेप्स,
ठीक है। तो जैसे हम नॉर्मली पेन टूल को इलस्ट्रेटर में यूज़ करते हैं डिफरेंट शेप्स बनाने के लिए, और पाथ बेसिकली क्या होता है, सिंपल हमें क्या चाहिए, उसका एक स्ट्रोक चाहिए, ठीक है, एक पाथ चाहिए जिसको हम कन्वर्ट कर देते हैं सिलेक्शन में, ठीक है। तो अगर आप पेन टूल को यहाँ पे यूज़ कर रहे हो सिलेक्शन पर्पस के लिए, तो हमेशा आप क्या चूज़ करोगे, पाथ। तो यहाँ पे मैं पाथ चूज़ कर लूँगा। और जब भी हमने सिलेक्शन बनानी है, आपने बिल्कुल एज से नहीं बनानी, इसको थोड़ा सा इनसाइड रख के बनानी है, ताकि वो जो फ्रिंजेस होते हैं, बैकग्राउंड के कलर होते हैं, वो उसमें हमें नज़र ना आए। तो अभी के लिए मैं इसको ज़रा जल्दी जल्दी ऐसे सिलेक्शन बना लेता हूँ, और बाकी सारा पेन टूल वही है जो हमने इलस्ट्रेटर में सीखा था, ठीक है। तो मैं इस सारे पार्ट की सिलेक्शन नहीं बनाता, और यहाँ पे पेन टूल यूज़ करने का जो एक फ्लॉ वो है, वो ये है कि इसमें टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है पेन टूल के साथ, क्यों, लेकिन आपकी सिलेक्शन बहुत ज़्यादा रिफाइन बनती है। तो मेक श्योर बिल्कुल हमर के कंट्रोल सेट, और यहाँ पे थोड़ा सा इसको मैं बाहर की तरफ ऐसे कर देता हूँ, और मैं सिंपली यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, क्लिक करके इसको फर्स्ट पॉइंट के साथ ज्वाइन कर देता हूँ। तो बेसिकली हमने क्या बनाया, हमने एक पाथ बनाया है। और अगर आप यहाँ पर आओ पाथ के पैलेट में, और यहाँ पे देखा आपके पास यहाँ पे क्या है, वर्क पाथ, जो भी एक्टिव पाथ होगा वो आपको शो हो रहा है। आप यहाँ पे अगर क्लिक करते हो, आप उसको डीसेलेक्ट भी कर सकते हो, दोबारा क्लिक करोगे वो दोबारा से शो हो जाएगा, और कभी भी आप उसको दोबारा सिलेक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो। अगर आप चाहते हो, आप प्लस पे क्लिक करो, आपके पास एक न्यू पाथ आ जाएगा, और उस पाथ पे अगर मैं फॉर एग्जांपल इस तरह एक रैंडम ऐसी सिलेक्शन बना लेता हूँ, वो वहाँ पर सेव हो जाएगी, ठीक है। और अगर आप बनाते जाओगे तो वो उसी क्या करेगा, उसी पाथ में सेव करता जाएगा। और अगर मैं डीसेलेक्ट करूँ, फिर मैं क्लिक करूँगा, दोबारा मेरे पास ये इनेबल हो जाएंगे। और अगर मुझे उसी को किस में कन्वर्ट करना है, सिलेक्शन में, मैं राइट क्लिक करके, अगर आपके पास पेन टूल सेलेक्ट है, आप राइट क्लिक करके यहाँ पे मेक सिलेक्शन, और सबसे पहला ऑप्शन आ जाता है कि आपने उसके एजेस को कितना फेदर करना है। अब चूंकि आप पेन टूल यूज़ कर रहे हैं, तो पेन टूल से ऑलरेडी आपने बड़ी रिफाइंड सिलेक्शन बनाई होती है, तो 0.2, 0.5 या 0.1 इस तरह की वैल्यू आप चूज़ कर लेते हो। और मेक श्योर NTLIC ऑप्शन टिक होना चाहिए, न्यू सिलेक्शन बनानी है, क्लिक ओके, और ये सिलेक्शन आपकी बन जाएगी, ठीक है। कंट्रोल D से डीसेलेक्ट। तो मैं इसी को सिलेक्ट कर लेता हूँ, या राइट क्लिक करके इसी पे पाथ पे आप इसको भी सिलेक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, या यहाँ पर ऊपर आपके पास ऑप्शन आ जाएगा कि ये जो आपने पाथ बनाया है इसका क्या करना है। तो मैं इसको सिंपल पहले सिलेक्शन बना लेता हूँ, क्लिक ओके, और फिर उसी को हम लेयर्स में जाएंगे और उसको किस में कन्वर्ट कर देंगे, मास्क में, ठीक है। और अगर मैं Alt की प्रेस करके इसके थंबनेल पे क्लिक करूं, तो उसका मास्क अगर आप देखो तो उसके एजेस बहुत ज़्यादा रिफाइन थे। जिस तरह लास्ट एग्जांपल में जो हमने फ्लावर को जब हमने उसको उसकी मास्किंग की, तो उसके जो एजेस थे वो इतने सॉफ्ट नहीं थे, ठीक है। तो जब भी आप रिफाइंड सिलेक्शन करोगे, तो जो बेस्ट रिजल्ट है वो आपका हमेशा पेन टूल या चैनल से ही आता है, ठीक है। तो ये क्या था, इस तरह पेन टूल को बेसिकली यूज़ करते हो फोटोशॉप में सिलेक्शन बनाने के लिए। अब जंप करते हैं उससे आगे एग्जांपल में, और यहाँ पे जैसे हमारे पास ये एग्जांपल है, क्लिक, बल्कि मैं इसको प्रो फोटो RGB में ओपन कर लेता हूँ, और कलर काफ़ी मुझे उसमें तेज़ नज़र आ रहे हैं, तो हम दोबारा से इसको sRGB में ही रहने देते हैं। तो मैं असाइन प्रोफाइल और इसको sRGB में ही रहने देते हैं, मैं ये रहने देता हूँ। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है कि एक तो बैकग्राउंड में भी एक कलर नहीं है, और दूसरा जो ऊपर हमारा ऑब्जेक्ट है उसके जो मेन इसमें जो प्रॉब्लम है वो क्या है, उसके बालों की जो हमें सिलेक्शन बनानी है। और फोटोशॉप में सबसे जो मुश्किल चीज़ होती है बालों की सिलेक्शन बनाना, हेयर सिलेक्शन करना बहुत मुश्किल काम होता है। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो कुछ इमेजेस हैं जिसमें आगे चल के, ये मैं अभी नहीं करवाऊँगा, जिसमें ये 9, 10, 11, 12 ये जो इमेजेस हैं, ये आगे चल के मैं दोबारा ब्रशेस के जब मैं लेक्चर में पढ़ा लूँगा, उसके बाद में ये चीज़ें आपको दोबारा से करवाऊँ, क्योंकि इसमें डिफरेंट टूल्स और टेक्निक्स यूज़ हो रही हैं जो अभी मैंने आपको नहीं करवाई। तो आज सिर्फ हम करेंगे यहाँ तक, ठीक है। तो अब फॉर एग्जांपल मुझे क्या करना है, ऑब्वियसली हमें सबसे पहले तो हमें कंट्रोल J, इसकी हम एक कॉपी बनाएंगे, बैकग्राउंड को ऑफ कर सकते हैं, और बैकग्राउंड पे अगर मैं राइट क्लिक करूँ तो यहीं से आप क्या कर सकते हैं, डुप्लीकेट लेयर यहाँ से भी आप बना सकते हैं। तो नॉर्मली तौर पे हम शॉर्टकट की यूज़ करते हैं, कंट्रोल J मैंने यूज़ कर लिया, दोबारा से लेयर 1 चूज़ करता हूँ, और यहाँ पे हमें सबसे पहले सिलेक्शन बनानी है, ठीक है। तो अगर मैं सिलेक्शन बना लेता हूँ, जैसे हम चूज़ कर लेते हैं क्विक सिलेक्शन, और क्विक सिलेक्शन से मैं क्या करता हूँ, बड़ा जल्दी हम यहाँ पे इसकी एक रफ सिलेक्शन बना लेते हैं,
ठीक है, ये हमने एक रफ सिलेक्शन बनानी और आप कोशिश करो कि जितने भी उसमें उसके जो बाल हैं अगर आप वो कवर कर लो। और ये पार्ट मुझे सिलेक्ट नहीं करना तो मैं आल्ट की प्रेस कर लूँगा तो वो उसको वहाँ से माइनस कर देगा। ठीक है, सिलेक्शन बन गई। सिलेक्शन बना के जो ही हम मास्क पे क्लिक करेंगे हमारे पास मास्क आ जाएगा और हम क्यों ना यहाँ पे बैकग्राउंड में कोई कलर ऐड कर दें। ठीक है, लेट्स से मैं कलर चूज कर लेता हूँ, ये क्लिक ओके। और अब हमें क्या करना है, अब वैसे अगर आप देखो तो इतनी रिफाइंड सिलेक्शन नहीं बनी, तो अब इसके मास्क को हमें क्या करना है, फिक्स करना है। और हम इसको फिक्स करेंगे सिलेक्ट एंड मास्क, या पुराने वर्जन में इसी चीज़ का नाम था रिफाइन एज। तो मैं आपको दोनों तरीके से समझा दूंगा। अगर आप में से कोई पुराना वर्जन यूज़ कर रहा है तो रिफाइन एज को आप कैसे यूज़ करोगे, दोनों सेम चीज़ें हैं, बस उनका इंटरफेस उन्होंने थोड़ा चेंज कर दिया। तो सबसे पहले यहाँ पे अगर आप देखो तो कोई भी सिलेक्शन टूल आप जब सेलेक्ट करते हो तो सिलेक्ट एंड मास्क का ऑप्शन उसके साथ आपको नज़र आता है। ठीक है, और अगर आप सिलेक्ट में भी जाओगे यहाँ पे भी आपको सिलेक्ट एंड मास्क का ऑप्शन मिलेगा। और मेक श्योर आपने मास्क को सिलेक्ट किया हो। सबसे पहले मैं आपको जो इसका पुराना वर्जन है उसके साथ समझा देता हूँ। अब नए वर्जन में आपको रिफाइन एज नज़र नहीं आता, ठीक है, लेकिन अगर आप शिफ्ट की प्रेस करके सिलेक्ट एंड मास्क पे क्लिक करेंगे तो पुराने वाला जो इसका पैनल है वो वाला ओपन हो जाएगा। ठीक है, और सबसे पहले ये आपको इसके साथ समझा देता हूँ। सबसे ऊपर है व्यू, कि आपको जो अभी व्यू है वो कैसे देखने, आप इसको ओवरले, ऑन ब्लैक, ऑन वाइट, मैं इसको ऑन लेयर्स ही रखता हूँ। उसके बाद सबसे जो इम्पोर्टेंट जो इसमें ऑप्शन है वो है एज डिटेक्शन, यानी एजेस को वो डिटेक्ट करे और उसमें से क्या करे, बैकग्राउंड को रिमूव करता जाए। तो मैं स्मार्ट रेडियस को भी टिक कर देता हूँ। और अभी मैं रेडियस की वैल्यू ज़्यादा नहीं करूँगा। अगर मैं अभी रेडियस की वैल्यू ज़्यादा करूँगा तो आप बेसिकली फोटोशॉप को कह रहे हैं कि, और अगर मैं शो रेडियस पे टिक कर दूँ तो आप उसको ना एक रेंज दे रहे हैं कि इतने हिस्से में क्या करो, बालों को डिटेक्ट करो, एजेस को डिटेक्ट करो, उसमें से क्या कर दो, बैकग्राउंड को रिमूव करते जाओ। ठीक है, अब ये जो काम है ये फोटोशॉप खुद कर रहा है। अगर मैं दोबारा से इसको ऑफ कर रहा हूँ तो देखा यहाँ पे मैं अगर इसको 0 करता हूँ ये ऐसे था, और अगर मैं रेडियस की वैल्यू ज़्यादा करता जाऊँगा तो वो उतने हिस्से में क्या कर रहा है, बालों को डिटेक्ट कर रहा है, एज को डिटेक्ट कर रहा है और उसमें से बैकग्राउंड को रिमूव कर रहा है। अब होता ये है कि चाहे वो ह्यूमन हेयर हो या किसी भी ऑब्जेक्ट के, एनिमल के हेयर हो, तो वहाँ पे वो लेंथ में एक जितने नहीं होते। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ पे रिफाइन रेडियस टूल, इस ब्रश टूल को यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, तो अभी के लिए मैं इसको 0 कर दूंगा और इसका साइज उसी तरह राइट स्क्वायर ब्रैकेट्स हम ज़रा बड़ा कर लेते हैं। और इसको सिर्फ आपने क्या करना है, एजिस पर यूज़ करना है। अब आप खुद से क्या कर रहे हैं, वो जो रेडियस है वो आप डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, चाहे आप इसको ऐसे यूज़ कर लें ब्रश की तरह, लेकिन आप सिर्फ इसको कहाँ पे यूज़ करेंगे, एजिस पे। ठीक है, और एजिस में वो क्या कर रहा है, सिर्फ एजिस को डिटेक्ट कर रहा है और उनमें से बैकग्राउंड को रिमूव करता जा रहा है। तो फिर ये हम मैनुअल करेंगे ताकि इससे रिजल्ट अच्छा आ जाए। कई दफ़ा होता है कि ऑटोमेशन जो होते हैं उनसे रिजल्ट इतना अच्छा नहीं आता। तो एक दफ़ा मैं यहाँ पे इसको यूज़ करता हूँ, यहाँ पे भी यूज़ कर लेते हैं ऐसे। और अभी हम इसको फिर से हम सेटिंग्स को थोड़ा सा चेंज करेंगे वैल्यूज़ को, ताकि रिजल्ट अच्छा आ जाए। ठीक है, ये मैंने कर लिया। अभी फोकस हमारा इसी चीज़ पर है। और अब बेशक अगर आप शो रेडियस पे टिक करो तो आपने जो खुद से डिफाइन किया है एरिया वो बेसिकली आपको शो कर रहा है। अब बेशक आप रेडियस को और ज़्यादा क्या कर सकते हो, एक्सपेंड कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं एक्सपेंड कर रहा हूँ तो और ज़्यादा उसकी सिलेक्शन बड़ी अच्छी हो रही है। और यहाँ पे लेस से मुझे इस पार्ट को नहीं ऐड करना, तो आप क्या कर सकते हो, इसी पे अगर आप क्लिक करो, आपके पास इरेजर टूल है, आप उस चीज़ को अरेज कर सकते हो। ठीक है, दोबारा से वो उसको ऐसी शो कर देगा जैसे वहाँ पे, जैसे वो बिल्कुल स्टार्ट में था। तो मैं इसको दोबारा से थोड़ा सा फिक्स कर लेता हूँ। तो यहाँ पे भी हम इसको फिक्स कर लेते हैं ऐसे। अब फॉर एग्जांपल उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे हम इसको ऐसे करते हैं, यहाँ पे भी। ठीक है, उसके बाद अगर आपको सिलेक्शन को क्या करना है, सिलेक्शन को स्मूथ करना है, उससे क्या होता है कई दफ़ा जो डिटेल होती है आपकी वो थोड़ी सी क्या हो जाएगी, उसमें लॉस्ट हो जाएगी। यानी अगर मैं शो रेडियस नहीं, यहाँ पे मैं मार्चिंग आर्ट्स करता हूँ, मार्चिंग आर्ट्स करते हैं, और अगर हम यहाँ पे जूम इन कर लेते हैं,
ठीक है। तो अभी सिलेक्शन काफ़ी रिफाइन हमारी बनी हुई है, लेकिन अगर मुझे उसी सिलेक्शन को क्या करना है, स्मूथ करना है, तो हो सकता है जो डिटेल हो वो हमारी थोड़ी सी लॉस्ट हो जाए। तो अगर मैं ऑल्ट की प्रेस करके क्लिक करता हूँ वो दोबारा से उसको जूम आउट कर लेगा। ये हम करते हैं, ठीक है। तो स्मूथ को रहने देते हैं और इसको दोबारा से मैं क्या करता हूँ, ऑन लेयर्स, और उसके बाद मैं चूज़ कर लेता हूँ यहाँ पे फेदर थोड़ा सा फेदर करते हैं जो उसके एजेस हैं। जिस तरह लास्ट एग्जांपल में, नहीं सॉरी, लास्ट एग्जांपल में जो हमने फ्लावर वाली एग्जांपल बनाई थी, उसके जो एजेस थे वो थोड़े से शार्प नज़र आ रहे थे, तो हम उनको क्या कर सकते हैं, हम उसको फेदर कर सकते हैं और उसको दोबारा से हम शिफ्ट एज भी कर सकते हैं। तो वो एग्जाम्पल मैं आपको दोबारा करके दिखाता हूँ रिफाइन मास्क के। तो सबसे पहले हम इसको थोड़ा सा फेदर करेंगे ताकि जो बैकग्राउंड के कलर्स हैं ना उसके साथ वो चीज़ थोड़ी सी ब्लेंड हो जाए, ठीक है। तो मैं इसको 1 कर देता हूँ। और फेदर हमेशा क्या करता है, ये हमने इलस्ट्रेटर में भी पढ़ा था कि वो एजेस को सॉफ्ट करता है लेकिन इनसाइड करता है, उस चीज़ को ना श्रिंक करता है अंदर की तरफ। तो अगर आप बहुत ज़्यादा फेदर अप्लाई कर दोगे तो हो सकता है आपकी डिटेल काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाए। तो हम इसको थोड़ा सा फेदर करेंगे ताकि एजेस के जो बैकग्राउंड के कलर्स हैं उनके साथ जो एजेस के पिक्सल्स हैं वो उसके साथ थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएं, ब्लेंड इन हो जाएं। और फिर दोबारा से मैं कंट्रास्ट ऐड करूँगा ताकि दोबारा से जो उसने इनसाइड उस चीज़ को क्या किया, ज़्यादा फेदर किया, सॉफ्ट किया, वो दोबारा से उसको क्या करे, ज़रा शार्प करे। तो मैं इसको लेस से 10 कर देता हूँ। और फिर हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन है शिफ्ट एज का। शिफ्ट एज क्या होता है, अगर मैं इसको प्लस और माइनस वैल्यू है, अगर मैं प्लस करूँगा तो वो क्या कर रहा है, उसको ना सिलेक्शन को एक्सपेंड कर रहा है, और अगर आप इसको माइनस करोगे तो सिलेक्शन आपकी क्या हो जाएगी, श्रिंक हो जाएगी। तो मैं इसको हम उतना ही रहने देते हैं, ठीक है, 0 ही रहने देते हैं। और उसके बाद डीकॉन्टेमिनेट बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। डीकॉन्टेमिनेट कलर क्या करेगा कि स्टिल इस पर अभी हमें महसूस नहीं हो रहा, लेकिन स्टिल जो बैकग्राउंड का कलर था, ओरिजिनल बैकग्राउंड का कलर क्या था, ग्रीन, वो कलर इसके बालों पर कास्ट हो रहा है। और आप यहाँ पे देखना, तो मैं क्या करूँगा, जब डीकॉन्टेमिनेट करूँगा तो वो कलर वहाँ से ख़त्म हो जाएगा और अब ऐसा लग रहा है कि जो ये वाला बैकग्राउंड है इसका कलर वहाँ पे हमें अब नज़र आ रहा है, तो वो चीज़ और ज़्यादा रियलिस्टिक लगेगी, ठीक है। और उसकी अमाउंट है, आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन आई थिंक 50 पे ये मुझे ठीक नज़र आ रही है वैल्यू। अगर आप ज़्यादा करेंगे तो हो सकता है वो इतना अच्छा रिजल्ट ना आए, तो मैं इसको 50 ही रहने देता हूँ। और उसके बाद आपसे पूछ रहा है कि आपको आउटपुट क्या चाहिए, तो मैं यहाँ पे आपके पास डिफरेंट ऑप्शन है, मैं चूज़ कर लेता हूँ न्यू लेयर विद लेयर मास्क। क्लिक ओके करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, एक न्यू लेयर आ जाएगी और उसके साथ एक न्यू मास्क आ जाएगा। और अगर मैं ऑल्ट की प्रेस करके अब दोबारा से इसके मास्क पे क्लिक करता हूँ तो देखा इसका अगर आप मास्क देखो तो बहुत रिफाइन, ठीक है। ये बस हमें यहाँ पे छोटा सा बस थोड़ा बहुत इसको थोड़ा सा फिक्स करना है, तो छोटी सी एक लाइन नज़र आ रही है, वो हम सिंपल यहाँ पे ब्रश लेके कलर ब्लैक, साइज अगर आप छोटा कर लो और इसको आप रिमूव कर सकते हो। यहाँ पे हम इस चीज़ को थोड़ा सा क्या कर सकते हैं, फिक्स कर सकते हैं। लेकिन अभी क्योंकि मैंने आपको ब्रशेज़ इतने डिटेल में नहीं करवाए तो अभी के लिए ये रहने देते हैं। दोबारा से ऑल्ट की प्रेस करते हैं, ये चीज़ आपके पास आ गई, ठीक है। तो आपकी जो सिलेक्शन थी वो बहुत ज़बरदस्त बन गई, ठीक है। सिलेक्शन और मास्किंग, इसको डिलीट करते हैं। तो जो नया वर्जन है वो क्या है, वो है आपके पास, यानी आप कोई सा भी टूल चूज़ कर लो, जैसे मैं ये चूज़ कर लेता हूँ और अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा सिलेक्ट एंड मास्क, इवन आप सिलेक्शन भी सिलेक्ट एंड मास्क में बना सकते हैं। तो ऑलरेडी हमने सिलेक्शन बनाई हुई है, मैं सिंपल क्लिक करता हूँ सिलेक्ट एंड मास्क में, अलग से एक पैनल ओपन हो जाएगा। वही सेम ऑप्शन है, बट थोड़ा सा इनको क्या किया उन्होंने, डिज़ाइन को, इसके इंटरफेस को थोड़ा सा चेंज कर दिया। यहाँ पे वही सारे ऑप्शन है। अगर तो आपका सिस्टम, आपका लैपटॉप पावरफुल है, अच्छा है, i7 है, ग्राफिक कार्ड अच्छा लगा हुआ है, तो आप हाई क्वालिटी प्रीव्यू भी इसमें देख सकते हैं। लेकिन हो सकता है ये थोड़ा स्टक हो जाए ये वाला लैपटॉप, तो मैं इसको रहने देता हूँ। मैं उसी तरह इसको शो एजेस हम देख सकते हैं, हम रेडियस की वैल्यू ज़्यादा करेंगे और वहाँ पे हमें एजेस नज़र आना, अगर हम टिक कर देते हैं हाई क्वालिटी प्रीव्यू, और वो यहाँ पे हल्का सा उसका प्रीव्यू दिखा रहा है ऑन लेयर्स, तो मैं इसको ऑफ ही रहने देता हूँ, ठीक है। और अगेन मैं इसको 0 करते हैं और इसका प्रीव्यू हमें सही नज़र नहीं आ रहा, हो सकता है मैंने लेयर गलत सेलेक्ट किया हो, तो मैं कैंसिल करता हूँ और हम इसी को सिलेक्ट करते हैं, मास्क वाली लेयर, सिलेक्ट एंड मास्क, ठीक है। और सबसे पहले तो मैं इसको टिक कर देता हूँ और यहाँ पे आपके पास ये डिफरेंट टूल्स हैं। और यहाँ पे अगर आप देखो तो वही क्विक सिलेक्शन टूल आपके पास, यहाँ पे रिफाइन एज टूल जिसको भी हम यूज़ करेंगे, उसके बाद ब्रश टूल यानी सिलेक्शन बनाने के लिए, तो क्विक सिलेक्शन टूल यानी अगर आप इसको यहाँ पे यूज़ करोगे
तो वहाँ पे वो सिलेक्शन बना लेंगे, कंट्रोल Z अनडू करेंगे। ब्रश टूल भी यही काम करेगा। थोड़ा सा इसको हम स्केल अप कर लेते हैं, यानी अगर आपने उसमें सिलेक्शन को ऐड या माइनस करना है आप ये कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल, सिलेक्शन ऑब्जेक्ट सिलेक्शन बनाने के लिए, तो वही टूल्स आपको यहाँ पर मिल जाते हैं सिलेक्ट एंड मास्क में। तो बेसिकली आप इसको पहले यूज़ कर लेते हैं ताकि आपको बाहर अलग से सिलेक्शन ना बनानी पड़े। तो डायरेक्ट इमेज को अगर आप यहीं पर ओपन कर लें सिलेक्ट एंड मास्क में, तो इसी के अंदर ही आपको सारे ऑप्शन मिल जाते हैं सिलेक्शन टूल के, और यहाँ पे आप सिलेक्शन बना के इसको यूज़ कर देते हैं। तो मैं रिफाइन एज को यूज़ करता हूँ उसी तरह जैसे हमने यूज़ किया था रिफाइन मास्क में, रिफाइन एज में वही सेम चीज़ है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर अगर इसको यूज़ करना चाहूँ तो मैं इसको यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ, और अगर पाइप इसको ज़रा ऑफ करते हैं, ठीक है, तो हो सकता है थोड़ा सा ये, अगर अगेन आपका लैपटॉप इतना पावरफुल नहीं है, हाई परफॉर्मेंस का नहीं है, आई मीन कि अगर वो i7 नहीं है या उसमें अगर SSD नहीं लगी हुई और आप ये न्यू वर्जन यूज़ कर रहे हैं फ़ोटोशॉप के, तो हो सकता है कि वो थोड़ा सा यहाँ पे इस तरह ये स्टक करे, ठीक है। अगर इस तरह का इशू हो तो बेशक आप उस पर शिफ्ट की प्रेस करके क्लिक करके रिफाइन मास्क को यूज़ कर लें, दोनों सेम चीज़ें, तो आपके पास ये चीज़ आ जाएगी। और अगर आप नीचे आप देखो वही सारे ऑप्शन हैं। मैं इसके एजेस को थोड़ा सा फेदर कर दूंगा, सॉफ्ट कर दूंगा, उसको दोबारा से हम कंट्रास्ट उसमें ऐड कर देते हैं, और यहाँ पे भी मुझे क्या करना है थोड़ा सा, और यहाँ पे देखा जैसे ये चीज़ हो रही है, ठीक है। तो अगर इस तरह का इशू बने तो आप बस क्या करना, और यहाँ पे शो एज, ये अब एज सही नज़र आ रहा है, ठीक है। तो बेशक आप रिफाइन मास्क को यूज़ कर लें, जो उसका पुराना इंटरफेस है ज़्यादा इशू नहीं आएगा। और उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे आउटपुट सेटिंग वही सेम चीज़, डिकॉन्टेमिनेट कलर, और इसको मैं 50% पे रहने देता हूँ। और उसके बाद हम क्या करेंगे, ओके, और आपके पास उसी तरह सेम रिज़ल्ट आ जाएगा। तो बहुत आसान टेक्निक है रिफाइन मास्क की या सिलेक्ट एंड मास्क की, इससे बड़ा जल्दी आपका रिज़ल्ट आ जाएगा। और एक चीज़ ज़हन में रखनी है कि हमेशा आसान टेक्निक से पहले स्टार्ट करना है, फिर मुश्किल वाली टेक्निक की तरफ जाना है। कई दफ़ा होता है कि आसान टेक्निक से अगर रिज़ल्ट नहीं आ रहा तो फिर हम मुश्किल वाली टेक्निक करेंगे, अदरवाइज़ अगर आसान टेक्निक से रिज़ल्ट सही आ रहा है तो फिर हमें मुश्किल वाली टेक्निक फॉलो अप करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये टोटली चीज़ें डिपेंड करती हैं आपकी प्रैक्टिस पे। जब आपको पता होता है फ़लाँ टूल ये करेगा, फ़लाँ टेक्निक ये करेगी, इससे ऐसे मुझे रिज़ल्ट मिलेगा, तो हम पहले ही गेस कर लेते हैं कि अच्छा इस इमेज पे अगर मैं ये वाली टूल यूज़ करूँ, ये वाली टेक्निक यूज़ करूँगा तो रिज़ल्ट ठीक मिलेगा। और अगेन ये टोटली डिपेंड करता है प्रैक्टिस पे। तो इसको मैं क्लोज़ करता हूँ, और आज सिर्फ हम यही कर रहे हैं, सिलेक्शन और मास्किंग, सिलेक्शन और मास्किंग। उसके बाद मैं लास्ट एग्जांपल कर लेता हूँ आज के लिए, और ये दो एग्जांपल अगर मैं इसको ओपन करूँ, ये आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए बहुत आसान है। सिर्फ आप क्या करो, इसमें सिलेक्शन और मास्किंग और कुछ भी नहीं। आप देखो कि आपको कौन सा टूल यूज़ करना है, किससे रिज़ल्ट अच्छा आएगा, पेन टूल से आएगा, ऑब्जेक्ट सिलेक्शन से आएगा, मैजिक वॉन्ड से आएगा, किससे रिज़ल्ट अच्छा आएगा। यहाँ पे भी वही सेम चीज़ करनी है आपने, ठीक है, और कुछ भी नहीं करना, सिर्फ सिलेक्शन और मास्किंग। उसके बाद की जो एग्जांपल्स हैं वो मैं आपको ब्रशेस वाले लेक्चर में कवर करवाऊंगा, क्योंकि उसमें और टेक्निक्स और टूल्स यूज़ हो रहे हैं, ब्रश टूल ज़्यादा यूज़ हो रहा है। हम खुद से हेयर जो होंगे वो खुद से बनाएंगे, उसके ब्रशेस बनाएंगे और फिर वहाँ पर हम यूज़ करेंगे। तो आज का जो लेक्चर है ये सिर्फ हम यहाँ तक करेंगे, यानी नंबर 2 आपके प्रैक्टिस के लिए। और ये आखिरी जो है ये मैं इसको दोबारा से ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ, और इसको भी हम क्या करते हैं, सिंपली ओपन कर लेते हैं प्रूफ फोटो RGB में, ज़रा कलर्स जो हों ज़रा वाइब्रेंट अच्छे नज़र आएँ। और अगर मैं दोबारा से चेक करता हूँ, अगर मैं इसको sRGB में ओपन करूँ तो देखा कितना फ़र्क आपको उसमें नज़र आता है। अब यहाँ पे लेट्स से अगेन हमें स्काई को रिप्लेस करना है, बाकी कोई इशू नहीं, लेकिन इशू कहाँ पर आ रहा है कि यहाँ पे बीच में कितने ऐसे ना छोटे छोटे से ये गैप्स हैं, और अगेन अगर हम कोई और टूल यूज़ करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। हाँ, आप कलर रेंज को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट रिज़ल्ट आपको मिलेगा यहाँ पे चैनल से। आपने उसको कैसे यूज़ करना है, Ctrl+J, मैं इसकी कॉपी बना लूँगा। यहाँ पे चैनल्स, और यहाँ पे आपके पास ये डिफरेंट चैनल्स की डिटेल है जो आपको ग्रे स्केल में दिखा रहा है, रेड, ग्रीन, ब्लू, और ये मास्टर चैनल जिसमें सारे कलर्स आपको एज इट इज़ नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पे आपने एक ऐसा चैनल चूज़ करना है जिसमें सबसे ज़्यादा कंट्रास्ट हो, ठीक है। कंट्रास्ट मीन के जिसमें वाइट ज़्यादा वाइट हो और ब्लैक ज़्यादा डार्क हो,
ठीक है। जैसे रेड में ठीक है, इसमें इतना ज़्यादा कंट्रास्ट नहीं है, ग्रीन में ठीक है, और अगर आप ब्लू देखो तो ब्लू में ज़्यादा कंट्रास्ट है, ठीक है। तो हमें बेसिकली क्या चाहिए, ब्लू की एक कॉपी चाहिए। और यहाँ पे आपको क्या डिटेल शो कर रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने किसको सिलेक्ट किया, ब्लू चैनल को। और ब्लू चैनल में अगर आप देखो तो जो पार्ट इसमें वाइट शो हो रहा है, इट मीन्स कि वहाँ पे ब्लू कलर की डिटेल है। जैसे ओरिजिनल अगर आप देखो तो क्या है, स्काई ब्लू है। तो अगर आप ब्लू चैनल पे क्लिक कर रहे हो तो यहाँ पे वो आपको दिखा रहा है कि ब्लू यहाँ पे वो डिटेल है, ठीक है। यहाँ पे नीचे ग्रास किस कलर का है, ग्रीन, तो ग्रीन में वो आपको ज़्यादा ब्लैक दिखा रहा है या डार्क ग्रे दिखा रहा है कि वहाँ पे ब्लू की कलर की इतनी ज़्यादा डिटेल नहीं है। तो हमें पता चल जाता है इस तरह भी कि किस चैनल की कहाँ पे डिटेल ज़्यादा है या कम है। तो अब हमें करना क्या है, मुझे इसकी एक कॉपी चाहिए। तो मैं इसको ड्रैग करूँगा, ड्रैग करके प्लस पे क्लिक करूँगा और मेरे पास उसकी एक डुप्लीकेट कॉपी आ जाएगी। ओरिजिनल को हम नहीं छेड़ेंगे, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, बेसिकली मुझे ये अभी स्टिल ज़्यादा वाइट नहीं है और ये कंप्लीट ब्लैक नहीं है, मुझे इसको कंप्लीट वाइट करना है और इसको कंप्लीट ब्लैक करना है। जिस तरह हमने कलर रेंज वाली एग्जांपल में किया कि हमने वाइट पार्ट क्या होता है, उसकी सिलेक्शन बन जाती है और जो ब्लैक पार्ट होता है वो डी सिलेक्ट हो जाता है। तो वही सेम चीज़ हमें यहाँ पर भी करनी है। अब यहाँ पे मैं चूँकि अब काम कर रहा हूँ चैनल्स में, तो मैं यहाँ पे एडजस्टमेंट लेयर यूज़ नहीं कर सकता। तो फिर मुझे क्या करना है, मुझे लेयर में जाना है और इमेज, और इमेज में एडजस्टमेंट्स, और यहाँ पे वही सेम एडजस्टमेंट्स हैं जो लेयर्स में मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे थे, ये सारे टूल्स। लेकिन चैनल्स में मैं वो सारे एडजस्टमेंट्स टूल जो हैं वो यूज़ नहीं कर सकता। तो इसमें से जो हाईलाइट्स हैं ये मैं इन्हीं को सिलेक्ट कर सकता हूँ, ये वाले बिल्कुल मैं सिलेक्ट नहीं कर सकता। तो इसमें से मुझे क्या चूज़ करना है, लेवल्स। बेसिकली हम लेवल यूज़ करते हैं इमेज के हाईलाइट्स और शैडोज़ को कंट्रोल करने के लिए। तो मैं लेवल्स पे क्लिक करूँगा और ये मेरे पास लेवल आ गया। और यहाँ पे बेसिकली क्या है, ये मेरे पास बीच में हिस्टोग्राम है। हिस्टोग्राम क्या होता है, जिसमें आपको कलर्स का ग्राफ होता है, जिसमें आपको पता चल जाता है कि इमेज में हाईलाइट्स और शैडोज़ कितने हैं। और अगर आप यहाँ पे देखो, ये जो छोटा सा हेडर है, ठीक है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, शैडोज़ को, ये आपके वाइट्स को, और बीच में क्या है, मिड टोन्स, मिड के कलर, ग्रे, ठीक है। और अगर आप देखो तो हाफ इमेज डेफिनेटली ग्रे साइड पर भी है। यहाँ पे आपको दिखा रहा है कलर्स काफ़ी ज़्यादा आपके शैडोज़ में भी हैं, यानी ब्लैक्स में भी हैं, वाइट्स में भी हैं, लेकिन एग्जैक्ट वाइट नहीं है और ना ही एग्जैक्ट आपको यहाँ पे ब्लैक नज़र आ रहा है, ठीक है। तो अगर मुझे इमेज को ज़्यादा डार्क करना है तो मैं क्या करूँगा, मैं इस हेडर को आगे की तरफ मूव करूँगा। तो इट मीन्स कि ये जो कलर्स हैं जो उसके पीछे होंगे, अब वो उन सबको क्या कंसिडर कर रहा है, ब्लैक कंसिडर कर रहा है। इसी तरह अगर मैं वाइट को आगे की तरफ शिफ्ट करूँगा तो वाइट पार्ट देखा वो क्या कर रहा है, उसको ज़्यादा लाइट करता जा रहा है, ठीक है। मैं अभी के लिए इसको कैंसिल करता हूँ और हम जूम इन कर लेते हैं। हमारे लिए मेन चीज़ क्या मैटर करती है, जो बीच में हमें स्पेसिंग नज़र आ रही है, ये वाली, ये तो हाईलाइट्स हैं, इनको हम बाद में भी फिक्स कर लेंगे, ठीक है। ये स्पेसिंग जो है ये हमें चाहिए। तो मैं दोबारा से कंट्रोल एल उसकी शॉर्टकट की है, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, शैडोज़ को ज़्यादा करता हूँ। आपने बहुत ज़्यादा भी नहीं कर देना, ठीक है। तो हम इसको थोड़ा सा ज़्यादा करते हैं, ठीक है। और फिर हम वाइट्स को भी ज़्यादा करेंगे ताकि उसमें क्या बन जाए, एक कंट्रास्ट बन जाए। अगर मैं क्लिक ओके करता हूँ, ठीक है, और मुझे और ज़्यादा जूम इन करना पड़ेगा तो आपको ये डिटेल, अगर अगेन दोबारा कंट्रोल एल प्रेस कर देंगे और फिर से अगर मैं ज़्यादा करूँगा तो अगेन ये जो डिटेल्स हमें नज़र आ रही हैं, कहीं ये ज़्यादा वाइट करने से ख़त्म ना हो जाए, ठीक है। तो इसको हम इतना ही रहने देते हैं, क्लिक ओके करते हैं। लेकिन स्टिल यहाँ पे इशू क्या आ रहा है कि स्टिल ये ब्लैक है, एग्जैक्ट ब्लैक नहीं है। और यहाँ पे भी हमें ये ऑफ वाइट कलर नज़र आ रहा है, ये कंप्लीट वाइट होना चाहिए ताकि इसकी सिलेक्शन बड़ी रिफाइन बने। तो मैं क्या करूँगा, कंट्रोल एल, और कंट्रोल एल करके मैं क्या करता हूँ, ब्लैक हेडर को आगे तरफ मूव करता हूँ ताकि ये कंप्लीट हमारा ब्लैक हो जाए, ठीक है। और वाइट पार्ट को भी थोड़ा सा आगे करते हैं ताकि ये थोड़ा सा वाइट हो जाए। फिर से क्लिक होकर बेशक आप जूम इन करके भी चेक कर सकते हो ताकि ये जो डिटेल है ये आपकी लॉस्ट ना हो। अब मुझे इसको दोबारा से लेस से फिक्स करना है, तो अब मैं यूज़ कर लूँगा ब्रश, और ब्रश को मैं स्केल अप कर लेता हूँ और कलर में ब्लैक ही रहने देता हूँ। और अभी मैं सिंपल क्या करूँगा, यहाँ पे ना इस पर ऐसे इसको यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। अगर हम इसको ऐसे ही यूज़ कर लेते हैं, यहाँ पे तो कोई इशू नहीं, ठीक है। तो इट मीन्स कि ये पार्ट डी सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे जब मुझे बड़ी रिफाइंड सिलेक्शन बनानी है, और अगर मैं यहाँ पे इसके एज पे करूँगा तो हो सकता है सारा जो काम है वो आपका ख़राब हो जाए, ठीक है। कंट्रोल जेड। तो फिर आप क्या करोगे,
फिर आप यहाँ पे इसका ब्लेंड मोड चेंज कर सकते हो। जिस तरह इलस्ट्रेटर में क्या थे, ब्लेंडिंग मोड्स थे जिनको हम डिफरेंट शेप्स के साथ यूज़ करते थे, इसी तरह यहाँ पे हम ब्लेंडिंग मोड्स को लेयर्स के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, ब्रशेस के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अभी चूंकि मैंने आपको करवाई नहीं, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपको ब्लेंडिंग मोड समझाऊंगा कि फोटोशॉप में ब्लेंडिंग मोड्स कैसे यूज़ करते हैं। लेकिन इस पर्पज़ के लिए आप अभी के लिए बस समझ लें कि आप क्या चूज़ करेंगे, ओवरले, और ओवरले करके आप जब इसको अप्लाई करेंगे यहाँ पे तो वो एटलीस्ट वाइट को इफ़ेक्ट नहीं करेगा। तो आप बेशक ऐसे इसको बड़ा रफ़ यूज़ कर लें, और यहाँ पे भी आके अगर मैं इसको ऐसे यूज़ करना चाहूँ, लेकिन यहाँ पे देखा इशू क्या आ रहा है, थोड़ा सा भी अगर मैं ज़्यादा कर रहा हूँ तो उसको बहुत ज़्यादा अप्लाई कर रहा है। तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ, ब्रश को बड़ा लाइट अप्लाई कर सकता हूँ। तो उसके लिए मुझे सिर्फ क्या करना है, उसके फ़्लो को कम करना है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, आपको न्यू आर्ट बोर्ड में ओपेसिटी और फ्लो का डिफरेंस समझा देता हूँ। तो अभी ब्रश हम चूज़ कर लेते हैं, लेट्स से हम कलर ले लेते हैं रेड, ठीक है, स्वैप कर लेते हैं, और अभी मैं चूज़ कर लेता हूँ नॉर्मल, और अगर अभी मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ ये राइट, अगर हम इसकी ओपेसिटी कम करें, जैसे मैं इसकी ओपेसिटी कम करके कर देता हूँ 40%। अब मैं अगर यूज़ कर रहा हूँ तो ये क्या हो गया, ब्रश 60% लेस ओपैक हो गया, ठीक है, 40% हो गया। और अगर मैं लेफ़्ट क्लिक होल्ड करके एक ही जगह पे अप्लाई करता रहूँगा तो ऐसा नहीं है कि वो उसको ज़्यादा डार्क करता जाएगा, वो उसको ऐसे ही रखेगा। अगर मैं लेफ़्ट क्लिक छोड़ता हूँ और फिर से लेफ़्ट क्लिक प्रेस करके अप्लाई करूँगा, वो फिर से क्या कर रहा है, 40% उसके ऊपर उसको दोबारा अप्लाई कर रहा है, फिर से 40%, फिर से 40%, ठीक है। तो मैं इसको दोबारा से 100% कर देता हूँ। रियल वर्ल्ड में क्या होता है कि हम अगर ब्रश को या पेंसिल को काफ़ी लाइट पकड़े अप्लाई करें तो उसका क्या हो जाएगा, उसका फ़्लो काफ़ी वो सॉफ्ट अप्लाई होगा, बड़ा सटल सा अप्लाई होगा, उसका फ़्लो बड़ा सॉफ्ट हो जाएगा। तो बेसिकली अगर मैं फ़्लो की वैल्यू को कम कर दूँ, जैसे अगर हम 15 कर देते हैं, और मैं ब्रश चूज़ कर लेता हूँ सॉफ्ट एज ब्रश, जिसके जो एजेस हैं वो क्या है, सॉफ्ट हैं। अब मैं अगर एक ही जगह पर अप्लाई कर रहा हूँ तो ये देखा, अगर हम एक ही जगह अप्लाई कर रहे हैं तो स्टिल बड़ा स्ट्रॉन्ग सा इफेक्ट है। तो फिर से क्या करते हैं, फ्लो को और ज़्यादा कम कर देते हैं 2%। तो अगर मैं एक ही जगह पे अप्लाई करता जाऊँगा तो वो उसको क्या करता जा रहा है, ज़्यादा डार्क करता जा रहा है, ठीक है, ये डार्क करता जा रहा है। कोई सा भी हम कलर चूज़ कर सकते हैं, ठीक है, और यहाँ पे ये आप देखो, ठीक है, तो वो उसको क्या करता जा रहा है, डार्क करता जा रहा है, जैसे रियल वर्ल्ड में होता है, ठीक है। और अगर फ्लो आप 100% कर देंगे तो ऐसा होगा जैसे आपने बड़ा ज़ोर से बड़ा उस पर प्रेशर आपने बड़ा अप्लाई किया हुआ है पेंसिल पे और आप उसको यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ओपेसिटी ऑफ फ्लो। ज़्यादातर हम क्या करते हैं, फ्लो की वैल्यू को कम कर लेते हैं, ताकि अगर हमें लग रहा है यहाँ पे कंट्रोल Z में करता हूँ, अनडू करता हूँ, यहाँ पे अभी क्या ओपेसिटी ऑफ फ्लो 100% है, और अगर हमने इसको यहाँ पे यूज़ किया तो वो बड़ा अजीब सा लग रहा है। तो एक तो यहाँ पे पहले हम ब्लेंड मोड चेंज करेंगे, ओवरले। अब मैं अगर इसको यूज़ कर रहा हूँ तो हो सकता है वो यहाँ पे भी इस चीज़ को इफेक्ट कर रहा है, क्योंकि फ्लो 100% है। इट मीन्स कि काफ़ी सख्त, यानी हमने उस ब्रश को हम क्या कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं। अगर हम इसका फ़्लो कम कर दें, जैसे मैं इसको फ़्लो कम करके जैसे 20 कर देता हूँ, अब मैं अगर इसको यूज़ करूँगा तो बड़ा सॉफ्ट सा, बड़ा सटल सा इफेक्ट होगा, इतना स्ट्रॉन्ग इफेक्ट नहीं होगा। और वही सेम चीज़ हम यहाँ पे भी कर सकते हैं, बस यहाँ पे हमें कलर चेंज करना है, वाइट, ब्लेंड मोड हम ओवरले ही रहने देंगे। और अब हम वाइट को अगर हम टारगेट करें तो एटलीस्ट देखा, मैं बड़ा रफ ब्रश को यूज़ कर रहा हूँ, तो वो एटलीस्ट जो ब्लैक जहाँ पे उसको कलर नज़र आ रहा है, ब्लैक एजेस हैं, वो उसको इफ़ेक्ट नहीं कर रहा। तो आपकी सिलेक्शन बहुत ज़बरदस्त बन जाएगी। और बीच में ये देखा, ये जो गैप्स थे ये आपको मिल गए। ये जो पार्ट्स हैं, बेशक हम जूम इन करके दोबारा से कलर ब्लैक ले लेते हैं और ब्रश का साइज़ छोटा करके हम इसको यहाँ पे कवर कर लेते हैं, ठीक है। ये चीज़ आ गई। अब हमें इसको किस में कन्वर्ट करना है, और यहाँ टॉप रह गया इसका, दोबारा से इसको स्केल अप करते हैं और यहाँ पे मैं दोबारा से इसको ये, ठीक है। अब मुझे इसको सिलेक्शन में कन्वर्ट करना है, तो मैं क्या करूँगा, कंट्रोल की प्रेस करके जब आप किसी भी लेयर के थंबनेल पे क्लिक करोगे तो वो उसकी सिलेक्शन बना देता है। लेकिन चैनल्स में जब ब्लैक एंड वाइट पे जब आप क्लिक करते हो तो वाइट पार्ट की सिलेक्शन बन जाती है और ब्लैक पार्ट डीसेलेक्ट हो जाता है। तो कंट्रोल की प्रेस करके जब मैं क्लिक करूँगा तो वाइट पार्ट की सिलेक्शन बन गई। फिर से हम RGB पे क्लिक करेंगे, लेयर्स में जाएंगे, लेयर ये सिलेक्ट है, इसके साथ क्या अप्लाई कर देंगे, मास्क, और मास्क को फिर से क्या कर देते हैं, कंट्रोल I इन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। आप अगर प्रॉपर्टीज़ में जाओ तो यहाँ पे भी मास्क अगर आप सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पे भी आपके पास ऑप्शन है, आप उसको यहाँ पे भी क्या कर सकते हैं, इन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। और इसी तरह अगर मैं यहाँ पर ग्रेडियंट, और बल्कि यहाँ से हम
ब्लूज़ में जाते हैं और कोई सा भी ग्रेडियंट चूज़ कर लेते हैं। मैं ये चूज़ कर लेता हूँ, क्लिक ओके, और इसको मैं थोड़ा सा ऊपर ऐसे, यहाँ पर ऐसे, क्लिक ओके। और अगर आपने कंपैरिजन करना हो ओरिजिनल के साथ, तो अगर हम जूम इन करेंगे तो देखा कितनी ज़बरदस्त आपको ये डिटेल मिल गई। जो वैसे अचीव करना, वैसे इनको मास्क करना बड़ा मुश्किल होता है, ठीक है। तो अगर आपने इसको कंपेयर करना हो ओरिजिनल के साथ, तो आप क्या करोगे, जैसे नॉर्मली अगर आपके पास काफ़ी ज़्यादा लेयर्स हों तो आपको एक एक को ऑफ करना पड़ेगा, फिर ओरिजिनल को ऑन करना पड़ेगा। तो मैं क्या चाहता हूँ कि बाकी सब ऑफ हो जाएं, ओरिजिनल ऑन हो जाए। तो ऑल्ट की प्रेस करके जब आप उसकी आई पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, बाकी सब ऑफ हो जाएंगी और वो वाली लेयर ऑन हो जाएगी। और ऑल्ट की प्रेस करके दोबारा आप क्लिक करेंगे तो बाकी सब ऑन हो जाएंगे, वो वाली ऑफ हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह आप बड़ा जल्दी क्या कर सकते हैं, अगर हम जूम इन कर लें, आप उसका कंपैरिजन कर सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा इशू आ रहा है क्योंकि ऑब्वियसली डिटेल जो है वो काफ़ी ज़्यादा थी, लेकिन आप बेशक हम क्या कर सकते हैं, इस चीज़ को यहाँ पे दोबारा से मास्क में जाएं, ब्रश लें और ब्रश का साइज़ ज़रा छोटा कर लेते हैं और कलर ब्लैक ले लेते हैं। ब्लैक से क्या होगा, मास्क वाली लेयर सेलेक्ट है और इनको हम क्या करते हैं, और देखा ब्लेंड मोड भी नॉर्मल, और यहाँ पे हम इन चीज़ पार्ट्स को क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं, ठीक है, ताकि ये हमें नहीं चाहिए, ठीक है। और वैसे भी अगर आप देखो तो आपके सिलेक्शन बहुत ज़्यादा रिफाइन बन चुकी है, ठीक है। और मैं दोबारा क्या करता हूँ, ऑल्ट की प्रेस करके क्लिक करता हूँ ताकि ओरिजिनल वो उसको क्या करे, 100% पे जूम करके, एक्चुअल जूम करके आपको दिखा दे, ठीक है। तो आज के लेक्चर में सिर्फ हमने क्या किया, सिलेक्शन, मास्किंग, डिफरेंट टेक्निक्स को पढ़ा, और जल्दी से लास्ट जो हमने फ्लावर वाली एग्जांपल की थी वो एक दफ़ा मैं जल्दी से क्या करता हूँ, जो उसके एजेस का इशू बन रहा था, अगर हम उसको फिक्स करना चाहें, मैं आपको लेक्चर वाइंड अप करने से पहले, चलें अच्छा है एक दफ़ा ये चीज़ दोबारा रिवाइज भी हो जाएगी। तो कलर रेंज में ठीक है, उसने लास्ट सेटिंग्स को याद रखा हुआ है, क्लिक ओके, और अप्लाई करते हैं मास्क, और मास्क को क्या कर देंगे, कंट्रोल आई से इन्वर्ट, और बैकग्राउंड पे क्या करते हैं, ग्रेडियंट, और कोई कलर यहाँ से कुछ प्रीसेट यूज़ कर लेते हैं, ये वाला यूज़ कर लेता हूँ, ओके। अब यहाँ पे देखें ये जो हल्का सा आपको ये एज नज़र आ रहा है वाइट कलर का, ये जो फ्रिंजेस हैं, इनको अगर हमें रिमूव करना है तो ये भी हम किस में कर सकते हैं, हम इसको रिफाइन एज में भी रिमूव कर सकते हैं, सिलेक्ट मास्क में भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे शिफ्ट की प्रेस करके क्लिक करता हूँ, सिलेक्ट मास्क, और अगर हम क्या करें, इसके एजेस को थोड़ा सा, बल्कि शिफ्ट एज यानी इनसाइड कर दें, ठीक है, और इसको हम थोड़ा सा इनसाइड करते हैं, और इसके एजेस को थोड़ा सा, अगर मैं फेदर करूँ या पहले मैं स्मूथ करके देखता हूँ, तो स्मूथ क्या कर रहा है, एजेस को थोड़ा सा वो सॉफ्ट कर रहा है, लेकिन अगर हम फेदर कर दें, ठीक है, फेदर भी क्या कर रहा है, एजेस को थोड़ा सा सॉफ्ट कर रहा है। सॉफ्ट इसलिए हम कर रहे हैं ताकि वो ब्लेंड हो जाए बैकग्राउंड के कलर्स के साथ। और फिर से हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसको माइनस का, अगर मैं ज़्यादा वैल्यू करता हूँ ताकि थोड़ा सा हमें पता चल जाए कि अच्छा इतना नहीं करना, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखो, और फिर से हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा और फेदर, इसको हम थोड़ा सा स्मूथ भी कर देते हैं, ठीक है। और इससे क्या होगा, एजेस उसके सॉफ्ट हो जाएंगे। उसको हमने फेदर भी कर दिया, और फेदर की वैल्यू मैं थोड़ी सी कम कर रहा हूँ, 8 कर देते हैं, और उसमें हमने क्या ऐड कर दिया, उसको थोड़ा सा श्रिंक भी कर लिया। तो इस तरह भी हम कर सकते हैं, ठीक है। बस हमने ये देखना होता है किसके साथ रिज़ल्ट अच्छा आ रहा है, क्लिक ओके, और वही चीज़ किस पर अप्लाई हो जाएगी, मास्क पे। तो अगर हम जूम इन करें और यहीं पर ही रहने देते हैं, कंट्रोल जेड करता हूँ, इसको अगर मैं अंडू करूँ तो पहले देखा कितना ज़्यादा हमें उसमें वो फ्रिंजेस नज़र आ रहे थे, और फिर अगर हम कंट्रोल शिफ्ट जेड करेंगे उसको रीडू करने के लिए, तो यहाँ पे वो देखा उस चीज़ को वो फिक्स कर देगा। लेकिन कहीं कहीं पे वो बहुत ज़्यादा उसको क्या कर रहा है, कंट्रोल जेड रिमूव कर रहा है, तो फिर हमें मैनुअल भी फिर कुछ चीज़ें करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो ये अभी जितना किया उसमें सिर्फ हम ये चीज़ें कवर कर रहे हैं। उसके साथ साथ जो हम नए नए टूल्स पढ़ते जाएंगे, और फिर हम दोबारा जब हम उनको अप्लाई करेंगे तो वो चीज़ें और ज़्यादा रिफाइन हो जाएंगी और अच्छे से सिलेक्ट हो जाएंगी, मास्क हो जाएंगी, ठीक है। तो आज के लेक्चर में सिर्फ आपने क्या करना है, सिलेक्शन और मास्किंग, और 2
इमेजेस आप लोगों की प्रैक्टिस करने के लिए ये इमेजेस अभी मैं रहने दे रहा हूँ, क्योंकि इसमें हेयर सिलेक्शन और बड़ी इसमें हमें रिफाइन सिलेक्शन, इसमें हमें ख़ुद से ब्रशेस हेयर के बनाने पड़ेंगे, इसमें डिफरेंट टूल्स और यूज़ हो रहे हैं। तो ये आगे चल के ब्रशेस वाला जब लेक्चर आएगा उसके एंड में मैं ये चीज़ें आपको करवाऊँगा। और मुझे इस लेक्चर के एंड में आपको एक चीज़ और भी करवानी थी, वेरिएबल्स एक्शन। वो दोनों इलस्ट्रेटर में भी वो चीज़ है, फ़ोटोशॉप में भी चीज़ है, लेकिन मैं आपको इलस्ट्रेटर में करवा दूंगा क्योंकि वहाँ पे वो ज़रा जल्दी हो जाती है, क्योंकि डिज़ाइन ज़्यादा जो अच्छे या जल्दी जो बनते हैं ना वो इलस्ट्रेटर में बनते हैं। और फ़ोटोशॉप में ये होता है कि जो फ़ोटो एडिटिंग जो काम होता है ना वो फ़ोटोशॉप में ज़रा ज़्यादा अच्छा जल्दी हो जाता है। तो अभी लेक्चर काफ़ी लेंथी हो चुका है, तकरीबन आई थिंक 1.5 घंटे का हो चुका है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में या उसके अलग से मैं एक वीडियो बना दूंगा वेरिएबल्स और एक्शंस की, और वो इसी में हम शेयर कर देंगे। ठीक है, तो चलें आज का लेक्चर वाइंड अप करते हैं। अल्लाह पाक आप सबको अपने फ़ज़ल में रखे, अच्छे नसीब करे। और आपने सिर्फ क्या करना है आज के लेक्चर में, सिलेक्शन और मास्किंग, और कुछ भी नहीं करना, ताकि डिफरेंट सिलेक्शन टूल से आपको समझ में आ जाए कि चीज़ों को सिलेक्ट कैसे करते हैं और मास्किंग कैसे करते हैं। दैट्स इट। ठीक है, जो जो आगे आप टूल्स करते जाएंगे आपको समझ में आता जाएगा और आप उसकी और ज़्यादा अच्छी तरीके से सिलेक्शन और मास्किंग बनाते जाएंगे। ठीक है, तो चलें आज का लेक्चर वाइंड अप करते हैं। अल्लाह पाक आप सबको अपने ज़मान में रखे, अच्छे नसीब करे, एंड आई विल सी यू ऑल इन नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।